कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है एक मिस्टीरियस प्लैनेट पेंगलाई के बारे में, जहाँ के लोगों के पास पावर्स थी स्पिरिट्स को काबू करने की, जिसके जरिए वो लोग अपने आप को जवान और जिंदा रखते थे। पर एक दिन उनके प्लैनेट का एक जादुई जहाज अर्थ पे आकर गिरा, जिसके टुकड़े बहुत सारे जेट्स के पत्थर बनके पूरी अर्थ में बिखर गए। अब अगर ये जेट्स किसी ऐसे इंसान को मिल गए जिसे किसी चीज को पाने की ऑब्सेशन हो, तो उन जेट्स के अंदर की एनर्जी उन पर हावी हो जाती है, जिससे उनका ऑब्सेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और वो स्पिरिट्स बन जाते हैं। अब उन जादुई जहाज में जो लोग बचे थे उन्हें हेवनली सोल्जर्स कहा जाता है, जिन्हें मिशन दिया गया था धरती के सारे स्पिरिट्स को मारने का। उन्हीं में से एक हेवनली सोल्जर थी शाओजू, जिसे एक स्पिरिट से ही प्यार हो गया था, जिसका नाम था बाईची, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक इमॉर्टल स्पिरिट था। अब उन दोनों का प्यार बिल्कुल सच्चा और प्योर था, लेकिन एक हेवनली सोल्जर कभी भी एक स्पिरिट के प्यार में नहीं पड़ सकता। इसीलिए शाओजू एक दिन अचानक गायब हो गई, पर जाने से पहले उसने बाईची के दिमाग से अपनी यादें मिटाकर गई थी। पर बाईची को उसकी सारी यादें वापस मिल गई थी, सिर्फ उसे शाओजू का चेहरा याद नहीं था। शाओजू ने उसके लिए एक पीच ब्लॉसम का प्लांट छोड़कर गई थी, जिसके अंदर पावर्स थी स्पिरिट को हील करने की। तो बाईची ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सारे स्पिरिट्स के अंदर से उनके ऑब्सेशन को दूर करेगा और उन्हें हील करेगा। इस तरह से वो हजारों सालों से स्पिरिट्स को हील करता आया है। साथ ही में वो शाओजू को भी ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम मिलते हैं कहानी की फीमेल लीड जिया से, जिसकी शक्ल शाओजू से मिलती है, जो एक साइड एक्ट्रेस है और उसकी एक्टिंग बहुत ही बुरी है, जिस वजह से उसे बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ते हैं। इसी तरह उसे एक दिन एक बर्थडे पार्टी में डांस करने का ऑफर आता है, जिसके लिए उसे तैयार करके एक बॉक्स के अंदर डालकर उसका एजेंट उस बच्चे के बर्थडे पार्टी वाले प्लेस में पहुंचा देता है। और उसी होटल में ठहरा हुआ था बाईची, जिसके साथ उसका असिस्टेंट आली रहता था। बाईची ने अभी तक शाओजू के दिए हुए पीच ब्लॉसम को संभाल कर रखा था, लेकिन धीरे धीरे उस प्लांट के पत्ते सूख रहे थे। उनके पिछले होटल से कुछ सामान आया हुआ था, जिसे लाने के लिए आली रिसेप्शन पर आता है, मगर उनका पार्सल जिया वाले पार्सल से एक्सचेंज हो जाता है, जिस वजह से आली जिया जिस बॉक्स के अंदर थी उस पार्सल को बाईची के रूम में ले आता है। बाईची नहाने के बाद सोफे पर आकर बैठता है, तभी उसके सामने रखे बॉक्स में से जिया निकल आती है और डांस करने लग जाती है। अब उसे देखकर बाईची तो फुल शॉक्ड हो जाता है। वहीं जिया को भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर तो छोटे बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, फिर यहाँ पर यह आदमी कैसे है, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखती है। बाईची आली को ढूंढने के लिए वहाँ से जाने लगता है, मगर जिया तो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। तो बाईची उसे खींचकर बाहर ले जाने लगता है। तो जिया कहती मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, मेरा परफॉर्मेंस बाकी है, वरना मुझे मेरा पेमेंट नहीं मिलेगा। बाईची पूछता है कितने पैसे चाहिए, बताओ मैं तुम्हें दे देता हूँ, फिर निकल जाओ। जिस पर जिया कहती है कि ये थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, अगर मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो फिर मुझे दूसरा काम नहीं मिलेगा, इसलिए आप आराम से बैठिए और रिलैक्स करिए, मैं आपको मेरा पूरा परफॉर्मेंस दिखाती हूँ, जिससे आपका भी मूड ठीक हो जाएगा। जो सब सुन बाईची तो उसे कॉल गर्ल समझ लेता है और आली को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कहता है। अब ये सुनकर ही जिया तो उसे खींच कर एक लात मार देती है, जो देख बाईची वाज लाइक एक इंसान ने मुझे कैसे मारा। वही जिया तो उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाती है कि मैं गोल्डन नाइफ लिन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शुक्र मनाओ अभी मेरे पास नाइफ नहीं है, वरना भी तुम्हारी हालत खराब कर देती। बाईची पूछता है क्या तुम इंसान हो। जिया कहती है क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, चुपचाप मेरे पैसे निकालो वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो बाईची उसे यहीं पर रुकने के लिए कहकर नीचे के फ्लोर से आली को बुलाने के लिए जाता है। तभी जिया को उसके एजेंट का कॉल आता है, जो जिया पे गुस्सा करने लगता है कि तुम बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं गई। जिया कहती है मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो यहाँ पर लाया गया है। तो एजेंट उसे वहाँ से जल्दी निकल आने के लिए कहता है। जिया भागते हुए बाहर आती है, तभी हम देखते हैं कि वो पीच ब्लॉसम का पौधा जिया के पीछे ही जा रहा था। तो वहाँ से निकलते हुए जिया उस पीच ब्लॉसम के पौधे से टकरा जाती है, जिससे वो गमला ही टूट जाता है। तो जिया टूटे हुए गमले के साथ उस पौधे को लेकर बाहर चली आती है। थोड़ी देर में जब बाईची आता है तो उसे जिया कहीं नहीं दिखती। इधर जिया को तो उसका एजेंट पैसे भी नहीं देता काम सही से न कर पाने के लिए। वहीं इधर आली नोटिस करता है कि पीच ब्लॉसम का पौधा गायब है, इसलिए वो बाईची के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि पौधा तो जिया लेकर भाग गई है। जो देख बाईची को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो आली से जिया के बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है। इधर जिया तो दूसरे काम ढूंढने के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं जिया ने पीच ब्लॉसम को एक कप के अंदर प्लांट किया था, जिसमें हरे पत्ते उग रहे थे। अगली सुबह हम बोयान नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसके पास एक जेट पत्थर होता है, जिससे हमें समझ आता है कि उसे स्पिरिट ने कब्जा कर रखा है। उसकी कार खराब हो गई थी, तभी उसे सामने जिया का घर दिखाई देता है, जो उसे काफी पसंद आता है क्योंकि वो एक पुश्तैनी घर था। तो वो उसके घर के बाहर से डोरबेल बजाता है। जिया बाहर आती तो वो उसे कहता है कि उसे ये घर रेंट पर चाहिए। अब जिया को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो बोयान को नीचे का फ्लोर रेंट पे देने के लिए मान जाती है। जिया उससे पैसों की बात करने लगी थी, मगर बोयान तो बार बार कह रहा था कि मुझे ये घर और जमीन चाहिए। जिया कहती मुझे ये घर नहीं बेचना है, अगर तुम्हें रेंट पे चाहिए तो बताओ वरना निकल जाओ। जो सुन बोयान उसके सामने आता है और उसकी ओर अपना जेड पत्थर करता है, जिससे जिया हिप्नोटाइज हो जाती है और घर के साथ ये जमीन बोयान के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देती है। जाने से पहले बोयान उसके कान में कहकर जाता है कि तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगी। अब बोयान के अपने सेक्रेटरी के साथ जाते ही बाईची बहुत ही गुस्से के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है और उससे पूछने लग जाता है कि मेरा पीच ब्लॉसम कहाँ है। जिया हंसते हुए कहती है कि अभी लाती हूँ, ये कहकर वो उसे पीच ब्लॉसम लाकर दे देती है। बाईची को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तुमने मेरे पीच ब्लॉसम को कप में कैसे रखा, पर जिया तो उसे इग्नोर करके हंसते हुए आगे जा ही रही थी। तो बाईची उसे अटकाते हुए कहता है कि मुझे आगे से कभी दिखाई मत देना। अब जिया तो अभी भी हिप्नोटाइज थी, तो वो हंसते हुए कहती कि डोंट वरी, तुम मुझे आगे से कभी नहीं देखोगे, कहकर वो चलते जाती है। वहीं आली बाईची को लेकर चला जाता है। जाते हुए बाईची को जिया में कुछ गड़बड़ लग
उठता है। दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं जो ब्रिज से कूदने जा रही थी। तभी नीचे बाची भी पहुंच जाता है जो फ्लैश की स्पीड से ऊपर पहुंच जाता है और जिया को छलांग मारने से रोक लेता है। तो जिया उसके बाहों में आ जाती है, जिसके बाद उठकर कहती कि मुझे दुनिया से गायब होना है, इसीलिए हट जाओ सामने से। बाची को समझ आ गया था कि इसे किसी ने हिप्नोटाइज किया है, इसलिए वो जिया से पूछने लग जाता है कि वो कौन था। पर जिया तो फिर से छलांग मारने जाती है तो बाची उसे दोबारा से खींच लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी आली भागते हुए आता है तो बाची जिया को उसके ऊपर फेंक देता है और उसे अपार्टमेंट ले आने के लिए कहता है। वहीं हमें पता चलता है कि बोयान को पैसों का ऑब्सेशन है, जिस वजह से उसने पैसों के लिए बहुत से लोगों को मारा है, पर उसे किसी तरह की खतरनाक बीमारी है, लेकिन वो पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा पागल है। इधर आली और बाची पीच ब्लॉसम को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर इसमें इतने सारे हरे पत्ते कैसे उगाए। तो बाची आली को पीच ब्लॉसम का एक पत्ता तोड़ कर देता है, जिसे गर्म पानी में बॉयल करके लाने के लिए कहता है। फिर उस पानी को जिया को पिला देने के लिए कहता है। जाते हुए आली उससे पूछता है कि बॉस आप तो कभी किसी लड़की के करीब नहीं जाते, आप ब्रिज के ऊपर इस लड़की के इतने करीब कैसे थे। पर बाची उसे अपना काम करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो पीच ब्लॉसम को देखते हुए कहता है कि ये पीच ब्लॉसम मेरे लिए सबसे खास है, क्योंकि ये मुझे शाजू ने दिया था। अगर ये मुझसे खो गया तो मैं स्पिरिट्स को हील नहीं कर पाऊंगा। तभी वो शाजू के बारे में याद करने की कोशिश करता है, पर उसे शाजू का चेहरा किसी भी हाल में नजर नहीं आ रहा था। बस उसे शाजू की कुछ बातें सुनाई देती है कि अपने लाइफ में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। और उस टाइम बाची खाई में गिर रहा था और ऊपर से शाजू ये सब बोल रही थी। तभी उसे आली बुलाता है, बताता है कि मेडिसिन तैयार है। तो वो जिया को इंजेक्शन की तरह मेडिसिन पिलाने लगता है। फर्स्ट डोज के बाद जिया को होश आता है तो वो 3 साल की बच्ची बन जाती है। बाजी बताता है कि पीच ब्लॉसम का पानी पीने की वजह से जिया का ब्रेन रीस्टार्ट हो रहा है, इसीलिए वो उसे पानी पिलाते रहने के लिए कहता है। तो इसी तरह पानी पिलाते पिलाते जिया का दिमाग प्रेजेंट टाइम तक आ जाता है और उसके दिमाग में कल रात तक की मेमोरीज आ जाती है। इसलिए बाजी और आली उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। बाजी के हाथ में हम एक ब्रेसलेट नोटिस करते हैं। तभी उसे ड्रीम आता है जहाँ पर पीच ब्लॉसम ट्री बहुत ही ज्यादा खिल उठा था। वहीं उसके नीचे उसे एक लड़की दिखाई देती है, पर उसे उसका चेहरा नजर नहीं आता। यहीं पर हम देखते हैं कि जिया तो उसके बेड तक आ गई थी, जो बाजी के ऊपर अपना हाथ और पैर रखकर सो रही थी, उसे पिलो समझकर, जिससे बाजी की नींद खुल जाती है। तो वो खुद ही वहाँ से उठ जाता है और बाहर सोने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें एक और हेवनली सोल्जर को दिखाया जाता है जो 100 साल के हाइबरनेशन के बाद जगह है। तो इसका नाम है जियान। तो इसे अपने स्लीपिंग चैम्बर के पास अपने एक हेवनली सोल्जर साथी वांग का लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि जब तक तुम जागोगे तब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम्हें अकेले ही स्पिरिट्स का खात्मा करना होगा और अपने प्लानेट चले जाना और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पर जियान अपने स्पेसशिप से बाहर आता है, जहाँ वो 100 साल बाद दुनिया में इतने सारे चेंजेस देखकर एकदम हैरानी हो गया था। तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अपने दोस्त को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इधर जिया को जब सुबह होश आता है तो वो अपने आप को यहाँ पाकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। वो बाहर जाने ही लगी थी, तभी उसके रूम में बाजी आ जाता है, जिसे देख जिया तो चेयर में बैठकर उसे पूछने लग जाती कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैं यहाँ पर कैसे आई। बाजी कहता है डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बस बेहोश थी। कहकर उसे फ्रेश होकर खाना खाने के लिए नीचे आने के लिए कहता है। थोड़ी देर में जिया बाहर आती है, जहाँ बाजी उसे बताता है कि तुम कल जिससे मिली थी वो एक स्पिरिट था जिसने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया था। तभी यहाँ पर आलिया आता है जो जिया को अपने और बाजी के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि उसने उस बोयान के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। बोयान का नाम सुनकर जिया को तो याद आ जाता है कल तो वही उसका घर छीनने आया था, इसीलिए वो जल्दी से भागती है अपने घर के लिए। तो उसके पीछे बाजी और आली भी जाते हैं। अब जिया का घर तो सील्ड हो चुका था क्योंकि उसने तो हिप्नोटाइज होकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था, इसलिए जिया पुलिस को कॉल करने जाती है, पर बाजी उसे रोकते हुए कहता है कि पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। आली ने बोयान का एड्रेस निकाल लिया था, इसीलिए बाजी उसे हील करने जाने लगता है। तो जिया कहती मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी क्योंकि आखिर ये घर तो मेरा ही है। इस पर बाजी कहता है एक शर्त पे चल सकती हो, तुम वहाँ जाकर बस चुपचाप रहना। तीनों उसके कंपनी में पहुँच जाते हैं, जहाँ जिया तो माइक्रोफोन लेकर प्रोटेस्ट ही करने लग जाती है। जो देख बाजी आली को लेकर कंपनी के पीछे जाता है, जहाँ ऊपर उठने के लिए अपने पावर से वो एक सीढ़ी बना देता है, जिससे वो तीनों बोयान के केबिन में पहुँच जाते हैं। जिया तो बोयान से लड़ने ही पहुँच जाती है और उसकी चमकती आंखें देखकर ही वो डर जाती है। तो बोयान उनसे उनके बारे में पूछने लग जाता है। तो आली बताता है कि ये डॉक्टर बाजी है। जिसमें बोयान कहता है कि डॉक्टर का क्या काम है, अगर मिस जिया को हमारा कॉन्ट्रैक्ट चेक कराना है उन्हें लॉयर को लेकर आना चाहिए था। पर फिर भी बोयान अपने असिस्टेंट जी शुआन से कहकर कॉन्ट्रैक्ट बाजी को दिखाता है। जिस दौरान बोयान फिर से अपना जेट पत्थर निकालता है, जो बाजी के साथ साथ जिया भी देख लेती है। तो वो बाजी को इशारा कर रही थी कि बोयान कुछ तो करने वाला है, और बाजी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, सब सही है। ये कहकर वो जाने लगता है। तभी बोयान की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तो आली पूछते कि क्या आप बीमार हैं, आपको इलाज की जरूरत है, हमारे बॉस आपको ठीक कर सकते हैं, पर इसके बदले आपको आपका एक प्रीशियस चीज हमें देना होगा। इस बात को बोयान मजाक में उड़ा देता है और उन्हें जाने के लिए कहता है।
पर जाने से पहले वो बोयान को पीच ब्लॉसम से बनी हुई एक इंसेंस स्टिक देकर जाता है। बताता है कि इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वहीं उसके असिस्टेंट जीशुआन को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें पछतावा है तो मेरे पास आ जाना। उसने ये क्यों कहा हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं जिया तो बाजी से अपने घर के बारे में पूछती है, पर बाजी तो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इधर जियांग ने अपने फ्रेंड वांग को ढूंढ लिया था, जो उसे देखकर ही भागने लगा था, पर जियांग उसे पकड़कर अपने स्पेसशिप में ले जाता है और उसे अब हाइबरनेशन में जाने के लिए कहता है, क्योंकि यही उनका रूल था कि एक हेवनली सोल्जर को 100 साल बाद हाइबरनेशन में जाकर अपनी जगह बदलना पड़ता है। पर वांग कहता है कि मैं अब हेवनली सोल्जर नहीं रहा, क्योंकि मेरा हेवनली ब्रेसलेट खो गया है और मेरी यहाँ पर एक फैमिली भी है जिनके साथ मैं अब एक नॉर्मल जिंदगी जीता हूँ। और वो जियांग को भी यही सजेस्ट करता है और कहता है कि हमारे सारे साथी इंसानों की जिंदगी ही जीते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे प्लेनेट से कोई हमें लेने के लिए नहीं आएगा। इसलिए तुम भी इस मिशन के बारे में भूल जाओ और अपनी जिंदगी हैप्पीली यहाँ पर जियो। मगर जियांग उसे गद्दार कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें बोयान की असिस्टेंट जीशुआन को दिखाया जाता है, जो बाजी के रूम में घुस आती है, जहाँ जिया उसके सर पे मार के बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद उसे होश में लाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों मिलकर उससे पूछताछ करने लग जाते हैं, जहाँ जिया तो कुछ ज्यादा ही उससे सवाल कर रही थी, जो तक बाजी उसे चुप करा देता है और जीशुआन से बोयान के बारे में पूछने लग जाता है। जीशुआन बताती कि बोयान ने आपकी दिए हुए इंसेंस स्टिक को जलाया था और उसके बाद से वो गहरी नींद में चला गया है। जो सोनाली कहता है कि बॉस आपने सही कहा था, बोयान स्पिरिट नहीं हो सकता। इस पर जिया कहती है कि पर तुमने तो कहा था कि बोयान एक स्पिरिट है। बाजी उसे दूर करता है और जीशुआन से बोयान के पास उन सबको ले चलने के लिए कहता है। जिया भी उनके पीछे पीछे चली ही आती है। तो जीशुआन उन सबको कंपनी की एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले आती है, जहाँ पूरा बेसमेंट गोल्ड, डायमंड, सिल्वर से भरा हुआ था। जो सब देखकर जिया तो एकदम चौंक जाती है। बाजी बोयान की कंडीशन देखकर बताता है कि ये कोई स्पिरिट नहीं है और इसे मेरी ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। जिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अली उसे बताता है कि वो इंसेंस स्टिक पीच ब्लॉसम से बनी हुई है, जिसे जलाने पर स्पिरिट की ताकत कम होती है और इसका इंसानों पर कोई रिएक्शन नहीं होता, जिससे हमें समझ आता है कि बोयान ना ही कोई इंसान है, ना ही कोई स्पिरिट। तो बाजी जीशुआन को बताता है कि ट्रीटमेंट की जरूरत तो तुम्हें है, क्योंकि तुम्हें स्पिरिट ने काबू कर रखा है और तुम्हारा ऑब्सेशन है बोयान, जो अब खुद स्पिरिट्स के चंगुल में है और वो पैसों से ऑब्सेस्ड है। इसीलिए पहले तुम्हें अपना ऑब्सेशन दूर करना होगा, तभी तुम दोनों आजाद हो सकते हो। इसीलिए बाजी एक और इंसेंस स्टिक जलाता है, जिससे जीशुआन बेहोश हो जाती है और बाजी उसकी मेमोरीज के अंदर चला जाता है। और उसके साथ में जिया भी जीशुआन की मेमोरी में पहुंच गई थी, जो खुद जिया और बाजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अभी के लिए बाजी जीशुआन को ठीक करने के लिए जाता है, तो हमें पता चलता है कि जीशुआन और बोयान 100 साल पहले मिले थे, जहाँ बोयान उस टाइम का सबसे अमीर आदमी था। जहाँ एक दिन जीशुआन ने उसे देखा था, तभी उसके प्यार में पड़ गई थी और तब उसके पास वो जेड का पत्थर था, जिस वजह से बोयान के लिए उसका प्यार ऑब्सेशन बनता गया। वहीं बोयान को भी वो काफी ज्यादा पसंद आ गई थी। पर बोयान उस टाइम पैसे कमाने के लिए बहुत सारे गलत काम किया करता था, जिस वजह से उस टाइम के राजा ने उसके सारे प्रॉपर्टीज को सील कर लिया था और उसे घर के अंदर ही बंद रखने का आदेश दे दिया था। और घर में बंद रहने की वजह से उसे बीमारी हो गई। तो उसके कंडीशन के बारे में जब जीशुआन को पता चला, तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी। तो वो भागकर उसे देखने के लिए जाती है, मगर उसके पहुंचने से पहले ही बोयान बीमारी से मर चुका था। मगर तब तक जीशुआन का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसने अपने जेड स्टोन की एनर्जी की मदद से बोयान को दोबारा से जिंदा कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर भी स्पिरिट्स का कब्जा हो गया था। बाजी को उसके ब्रेसलेट की हेल्प से पता चल जाता है कि कोई हेवनली सोल्जर उनके आसपास है, इसीलिए वो जिया के साथ मेमोरी से बाहर आ जाता है और अली को हेवनली सोल्जर को भटकाने के लिए भेज देता है। फिर वो दोबारा से जीशुआन की मेमोरी में जाता है, तो उसके पीछे जिया भी सो जाती है, पर जिया इस बार जीशुआन के करंट मेमोरी में चली जाती है, जहाँ जीशुआन तो उसे मारने के पीछे पड़ी हुई थी। पर बाजी उसकी मेमोरी में ट्रैवल करके उसे बचा लेता है और वो जीशुआन को एहसास भी कराता है कि उसे बोयान के लिए अपने ऑब्सेशन को मिटाना होगा, इसी से बोयान की आत्मा को शांति मिलेगी, जिसके लिए जीशुआन मान जाती है। इसीलिए वो दोनों मिलकर जीशुआन को फिर से उसके पुरानी मेमोरीज में वापस ले जाते हैं, जहाँ आखिरी बार जीशुआन बोयान से मिलती है और उसके पास से वो जेड एनर्जी वापस ले लेती है। वहीं इधर हमें जियांग को दिखाया जाता है, जिसने बोयान और जीशुआन के एविल एनर्जी से उन्हें ढूंढ लिया था, पर आली ने इंसेंस स्टिक जलाकर उससे बेहोश कर दिया था। इधर तीनों मेमोरी से वापस आते हैं, तो बोयान की बॉडी गायब हो जाती है। इसके बाद जीशुआन अपना भी जेड पत्थर बाजी को देकर जाती है और कहती कि वो अब से एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जिएगी और जिया को उसके घर के पेपर्स भी लौटा देती है। इधर जियांग को अपनी मेमोरीज में शाजू दिखाई देती है, लेकिन तभी इंसेंस स्टिक का असर खत्म हो जाता है, इसीलिए वो होश में आ जाता है। वहीं इधर बाजी खुद जियांग के सामने आ जाता है, जहाँ उनकी फाइटिंग शुरू हो जाती है। बाजी आसानी से जियांग को हरा देता है और उसे वार्निंग देता है कि दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो जाने लगता है, तभी जियांग उसके हाथ में नोटिस करता है शाजू का हेवनली ब्रेसलेट। वहीं उन दोनों को दूर से एक लड़की देख रही होती है, वो कौन है इसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद ये तीनों कार से बैठकर जा रहे थे, जहाँ जिया उसका शुक्रिया अदा करती है उसका घर वापस दिलाने में हेल्प करने के लिए, पर वो कुछ ज्यादा ही बकर बकर कर रही थी, इसीलिए बाजी उसे बीच रास्ते में उतार देता है और उसे भी दोबारा कभी ना मिलने के लिए कहकर चला जाता है। इससे जिया को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन हम उसी मिस्टीरियस लड़की को देखते हैं, जो किसी आदमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जिससे वो बोयान के मरने के बारे में बताती है। इस पर उसका बॉस कहता है किसी दूसरे टारगेट को ढूंढने के लिए। अब ये क्या बात हो रही थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर बाजी जीशुआन की दी हुई जेड को ब्रेसलेट में अब्सॉर्ब कर लेता है, तभी वो नोटिस करता है कि पीच ब्लॉसम में फूल खिल उठे थे और
ऐसा हजारों सालों में पहली बार हुआ था शाजू के जाने के बाद से। जो देख वो तो एकदम हैरान होता है। अब इसे आली भी देखकर चौंक जाता है, पर वो कहता है कि बॉस क्या ये वो जिया की वजह से हुआ है, क्योंकि पीच ब्लॉसम एक दिन उसके साथ क्या रहा इसमें तो फूल खिल उठे। पर बाजी कहता है कि हमें अब उससे कोई भी लेना देना नहीं है। कहकर वो पीच ब्लॉसम में पानी देता है, पर इससे वो फूल मुरझा जाते हैं। जो देख बाजी अभी जिया के पास चलने के लिए कहता है, दोनों पीच ब्लॉसम लेकर उसके घर की घंटी बजाने लग जाते हैं। जिया बाहर आती है तो बाजी को देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। उसे कल रात अकेले में सुनसान सड़क पे छोड़ जाने के लिए। इसके लिए वो बाजी से माफी मांगने के लिए कहती है, पर इससे पहले उसने बाजी की इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी थी कि बाजी को तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर आली उसे कंट्रोल करने के लिए कहता है और पीच ब्लॉसम के बारे में सोचने के लिए कहता है। तो शांत होकर वो जिया से पूछते कि तुमने पीच ब्लॉसम पर कौन सा पानी दिया था। तो जिया ब्रश कर रही थी, वो मग से पानी पीती है और पीच ब्लॉसम में थूक देती है। जो देखकर बाजी को तो बड़ा गुस्सा आता है। जिया कहती मैंने ऐसे ही पानी डाला था। तो आली बाजी को शांत कराकर घर ले जाता है। इसके बाद जिया तैयार होकर अपने एजेंट के ऑफिस जाती है और उसे फिर से कोई काम देने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है। तो एजेंट उसे फिलहाल के लिए पानी का जार भरने का काम देता है। जो काम करते हुए उसे एक डायरेक्टर नोटिस करता है जो एक हॉरर मूवी बनाने जा रहा था, और उस फिल्म में जो लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करने वाली जिसका नाम शाओ शाओ था, वो भी मीटिंग करने के लिए यहाँ पर आती है। जो जिया को देखकर उसे भूत का रोल ऑफर करती है। इसके लिए जिया को अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे, इसीलिए वो मान जाती है। इधर बाजी आली से कहकर जिया के ब्रांड के सारे ब्रश, टूथपेस्ट और मग मंगाता है, क्योंकि जिया की पानी देने से फिर से हरी पत्तियां उगाए थे। तो उन सबसे वो ब्रश करके सेम जिया की तरह पीच ब्लॉसम में पानी मारता है, पर इससे पीच ब्लॉसम तो दोबारा से मुरझाने लगता है, जिससे उसे जिया पर और ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं इधर जियांग ने बाजी के लोकेशन के बारे में पता कर लिया था, इसलिए वो उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक रहा था। तो जियांग उसे अपने वश में करके अंदर चला जाता है। वहीं लिफ्ट से बाजी आली के साथ नीचे आ रहा था, तो उसे भी एहसास हो जाता है कि हेवनली सोल्जर उसके आसपास है, इसलिए लिफ्ट के नीचे आते ही वो आली को चले जाने के लिए कहता है। और तभी लिफ्ट में जियांग घुस आता है और जियांग उस पर अटैक करने के लिए अपना तलवार निकालने लगता है। और तभी लिफ्ट में एक लेडी अपने बच्चे के साथ आ जाती है, जिस वजह से वो लोग यहाँ से निकलने के बाद एक खाली जगह पर आते हैं, जहाँ जियांग अपनी पावर से बाजी को काबू करने की कोशिश करता है। पर उसे पता नहीं था कि बाजी कोई आम स्पिरिट नहीं है, ऊपर से उसके पास शाओजू का ब्रेसलेट भी है, जिस वजह से बाजी उसे फाइट में भी हरा देता है और उसे दूसरी बार वार्निंग देता है कि जियांग उसे पंगा लेने ना आए, वरना तीसरी बार के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो चला जाता है, पर जियांग उसे अपने साइकिल से फॉलो करता है, जिससे नोटिस करने पर बाजी उसका ध्यान भटका देता है ताकि वो उन्हें फॉलो ना कर सके। तो आली ने उसे सुपरमार्केट में लड़कियों का सामान चुराने के केस में फंसा देता है, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ने आते हैं, पर जियांग तो उन्हें पीट देता है। पर मामला आगे बढ़ने से पहले वांग आकर जियांग को यहाँ से छुड़ा लेता है, क्योंकि वांग की अच्छी खासी पहचान थी यहाँ पर। जिसके बाद वो बाहर आकर जियांग को समझाता है कि उसे धरती पर रहने के लिए यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इधर जिया के घर में कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं, जो उसके पापा के लिए हुए उधार के पैसे वापस लेने के लिए आए थे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जिया के डैड ने बहुत सारे लोगों से पैसा उधार लेकर रखा है, और वो जिया को कुछ भी बिना बताए कहीं पर चले गए हैं। तो उनके कर्जों को लौटाने के लिए ही जिया को इतने सारे काम करने पड़ते हैं। अब वो गुंडे आकर जिया को तो बुली ही करने लग जाते हैं। ऊपर से उन गुंडों ने उसके पूरे घर के बाहर बहुत सारे पोस्टर्स लगवा दिए थे कि जिया का फादर चोर है, वो पैसे लेकर भाग गया है। जिया जब उन्हें रोकने जाती है तो वो गुंडे उस पर पेंट डाल देते हैं। वहीं ये सब दूर से बाजी और आली देख रहे थे। आली उसकी मदद तो करना चाहता था, पर बाजी उसे रोक लेता है। तो गुंडे उसे 3 दिन में पैसे चुकाने के लिए कहकर चले जाते हैं। जिया काफी सैड होकर पोस्टर्स को हटा रही थी, तभी वहाँ पर बाजी आ जाता है, जो उससे पूछता है तुम्हें तो कुंफू आता है, फिर तुमने उनसे फाइट बैक क्यों नहीं किया। जिया कहती है गलती मेरे डैड ने की है, उनसे पैसे उधार लेकर, तो भला मैं उनसे कैसे फाइट बैक कर सकती हूँ। अगर कुछ करती तो वो लोग मेरे लिए और ज्यादा मुसीबत खड़ी करते। ये कहकर वो अपना पोस्टर हटाने के काम में लग जाती है। तो बाजी को ये उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो उन तीनों गुंडों को अच्छे से मजा चखाता है। फिर उन्हें जिया के घर के बाहर लाकर उनसे माफी भी मंगवाता है। तो जिया उसे थैंक यू कहती है। वहीं बाजी उसे उसके डैड के साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स भी लौटाता है और बताता है कि उसने सारे पैसे चुका दिए हैं। जिया ऐसा करने का रीजन पूछती है और इसके बदले में उसे क्या चाहिए ये बताने के लिए कहती है। आली कहता है कि मेरे बॉस कभी भी किसी बेसहारा से कुछ नहीं मांगते। तो बाजी उसे रोकते हुए कहता है कि किसने कहा, मैंने इतने सारे पैसे पे किए हैं तो इसके बदले मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। बाजी कहता है कि तुम्हें मेरी पीच ब्लॉसम का ख्याल रखना होगा और उसे टाइम टू टाइम पानी देना होगा। अब ये सुन जिया तो तुरंत मान जाती है। फिर बाजी कहता है कि तुम्हारे लिए मैं अपने होटल में मेरे पास वाला रूम बुक करा दूंगा, तो तुम वहाँ पर रहने आ जाना और वहीं पर मेरी पीच ब्लॉसम का ख्याल रखना। पर जिया अपना आलीशान घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो बाजी कहता है कि तुम अब मेरी कर्जदार हो, इसलिए तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। जिया तो उससे बहस ही करने लग जाती है। तो आली उन दोनों को चुप कराते हुए आइडिया देता है कि जिया को अपने घर का नीचे का फ्लोर रेंट पे देना है, और बाजी के पीछे अभी वो हेवनली सोल्जर पड़ गया है, जिसे उसके होटल के बारे में भी पता है। इसलिए आली बाजी से कहता है कि क्यों ना हम जिया के घर में शिफ्ट हो जाएं, जिससे उस हेवनली सोल्जर से हमारा पीछा भी छूट जाएगा। तो इसके लिए बाजी मान जाता है। तो वो जाने से पहले जिया से कहता है कि कल हम दोनों यहाँ पर शिफ्ट होंगे, इसीलिए घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके रखना, क्योंकि मुझे गंदा घर रखना पसंद नहीं है। ये बोलकर चला जाता है। तो जिया उसके पीछे पीछे बाहर तक आती है, जहाँ वो तीनों गुंडे तो बाजी को देखकर ही डरने लग जाते हैं। तभी बाजी जिया के गाल पर पेंट का दाग देखता है, तो उसे वो साफ करने आता है, जिससे जिया तो पीछे आने लगती है, जिस चक्कर में पानी से फिसल कर वो गिरने वाली होती है, लेकिन बाजी उसे होल्ड कर लेता है। जो देखकर आली तो हैरान
हैरान होता है क्योंकि इससे पहले बाजी ने कभी किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया था, पर जिया के केस में तो उल्टा ही हो रहा है। तो बाजी उसे बाय कहकर चला जाता है, फिर अपने रूम में बैठकर जिया के बारे में ही सोच रहा होता है क्योंकि वो पहली इंसानी लड़की है जिस पर बाजी के पावर्स काम नहीं करते। वहीं तो जिया भी बाजी के बारे में ही सोच रही होती है। जिसके बाद वो घर के साफ सफाई के काम में लग जाती है। तो सारा घर चमकाने के बाद थक हार कर वो सो जाती है। फिर अगली सुबह शोरगुल की आवाज से उसकी नींद खुलती है। तो वो नीचे आकर देखती है कि उसके घर में तो बाजी का सारा सामान मूव हो रहा था और जिया के घर की कुछ पुरानी चीजें आली स्टोर रूम में भिजवा रहा था। जो देख जिया उन्हें रोकने आती है तो बाजी उसे कहता है कि क्या तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं पुराना सामान चेंज करा सकता हूँ। जो सुन जिया अब उसे कुछ नहीं कह सकती थी। तभी उसे उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर से कॉल आता है, इसलिए वो उनसे मिलने पहुँच जाती है। उसी कॉलेज के लाइब्रेरी में जियांग भी आया हुआ था इंसानी दुनिया के बारे में पढ़ने के लिए। काम खत्म करने के बाद जब वो बाहर आता है तो वो बस स्टॉप के बाहर जिया को देखता है, जिसे वो शाओजू समझकर उसके पीछे जाता है। पर तब तक जिया बस में चढ़ जाती है तो जियांग एक साइकिल उठाकर उसके पीछे जाने लगता है। उसे ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो बिना देखे ही रास्ता क्रॉस करने लगता है। इस चक्कर में एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है, जिससे वो उड़कर दूर जाकर गिरता है। अब उस कार में थी शाओ शाओ, जो कि इस कहानी की सेकंड फीमेल लीड है और वो एक पॉपुलर एक्ट्रेस है। अब वो एक्सीडेंट देखकर तो काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए वो अपने असिस्टेंट के साथ बाहर उसे चेक करने के लिए आती है। पर जियांग तो सही सलामत खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले पहुँच जाते हैं जो उसी की कार के पीछे फॉलो कर रहे थे। तो उन्हें देखकर शाओ शाओ जाने लगती है। तभी हील टूट जाने की वजह से वो गिरने वाली होती है, पर जियांग अपनी तेज स्पीड से उसे पकड़ लेता है। तो मीडिया वाले उन दोनों के साथ में फोटोज खींचने लग जाते हैं। अब और कुछ बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, इसलिए शाओ शाओ का मैनेजर शाओ शाओ के साथ जियांग को भी ले जाता है ताकि मीडिया वाले एक्सीडेंट का न्यूज ना छाप दे। वहीं इधर हमें एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया उसी हॉरर मूवी के शूटिंग के लिए आई थी। यहीं पर वही मिस्टीरियस लेडी दो आदमियों को किसी को किडनैप करके लाने के लिए कहती है। इधर जिया पहुंच जाती है शूटिंग सेट पर, जहाँ उसे भूतनी का मेकअप कराया जाता है। इसके बाद शूटिंग के लिए उसे हवा में लटकाया जाता है, पर उसके हिलने से पहले ही डायरेक्टर और बाकी सभी को कैमरे के सामने से एक और भूतनी को जाते हुए देखते हैं, जो उन्हें पहली बार वहम लगता है। तो वो लोग फिर से शूटिंग की तैयारी में लग जाते हैं। वहीं इधर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीडिया से बचते हुए शाओ शाओ बीमार होने का नाटक करती है। साथ में वो लोग जियांग का भी चेकअप कराते हैं कि कहीं उसे कोई अंदरूनी चोट ना लगी हो, और उसके बॉडी में तो कोई भी अंदरूनी चोट का भी निशान नहीं था। डॉक्टर उसका फुल बॉडी चेकअप करा रहे थे, तभी वो उसके हाथ का ब्रेसलेट निकालने के लिए आते हैं, जिस पर जियांग का तो गुस्सा आ जाता है। तो वो डॉक्टर्स को ही पीट कर बाहर चला आता है। शाओ शाओ को तो उसका एटीट्यूड बड़ा ही पसंद आ जाता है। तो शूटिंग सेट में फिर से सभी को वही भूत दिखाई देती है, जिसे देख सब लोग तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने लग जाते हैं। या जो रस्सी से बंधी हुई थी वो तो गिर ही जाती है। जहाँ से उठकर जब वो जा रही थी तभी वो कुछ रस्सी नोटिस करती है, तो वो उसके पीछे पीछे जाती है, जिससे वो एक छोटे लड़के के पास पहुँचती है, जिसके पास वो भूतनी वाला डॉल था, जिसे रस्सी से बांधकर वो हवा में घुमा रहा था। तो जिया उसे लेकर बाहर जाती है और सारे क्रू मेंबर्स को बुलाने लग जाती है कि ये बच्चा भूत बनाकर मस्ती कर रहा था। तो डायरेक्टर आकर उसे तो बहुत ही ज्यादा डांटने लग जाता है और एक बार उसकी पीठ पर मार भी देता है। तभी चारों ओर अचानक से हवा चलने लग जाता है, चीजें उड़ने लग जाती है। तो डायरेक्टर को लगता है कि उस बच्चे के दूसरे साथी मजाक कर रहे होंगे, इसीलिए वो चिल्लाते हुए ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पर कोई उसका गला पकड़ लेता है, जिसकी आंखें लाल थी और काफी डरावनी लग रही थी, पर उसे कोई देख नहीं पा रहा था। तो वो लेडी कहती कि इस बच्चे को कोई परेशान नहीं कर सकता, जो उसे हाथ लगाएगा मैं उसकी हालत खराब कर दूंगी। अब डायरेक्टर को तड़पता हुआ देखकर सब लोग तो भागने लग जाते हैं। तो जिया भी उस बच्चे को लेकर भाग जाती है। वहीं वो लेडी डायरेक्टर को भी छोड़ देती है, तो वो भी अपनी जान बचाकर भाग लेता है। जिया उस बच्चे को लेकर विलेज से बाहर आ जाती है, जहाँ वो बच्चा बताता है कि वो अपनी आंटी के साथ विलेज में ही रहता है और जो लेडी डायरेक्टर को मार रही थी वो मेरी आंटी थी, जिससे जिया समझ जाती है कि उसकी आंटी शायद कोई स्पिरिट होगी। तो वो बच्चा बताता है कि मेरी आंटी बीमार है, इसीलिए वो सबसे छुप रही है, इसी वजह से मैं आप सबको डरा रहा था ताकि आप लोग यहाँ से भाग जाएं और मेरी आंटी बाहर आ सके। तो जिया उसे कहती है कि मैं कल एक डॉक्टर को तुम्हारी आंटी की इलाज कराने के लिए लेकर आऊंगी, पर अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर वो लोग बस स्टॉप पर बस के आने का वेट कर रहे थे, तभी वो दोनों गुंडे यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जिया उन्हीं से लिफ्ट मांगने लग जाती है, पर वो बच्चा उन्हें पहचान लेता है, क्योंकि वो गुंडे पहले भी इस बच्चे को किडनैप करने आए थे, पर बच्चे ने उन्हें चकमा दे दिया था। पर हम नोटिस करते हैं कि वो गुंडे कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो लोग तो बहुत ही एविल स्पिरिट्स थे, जो अपने बड़े बड़े नाखूनों से जिया पर अटैक करने जा ही रहे थे। तभी वहाँ पर एक बस आ जाती है, जिस पर जिया जल्दी से बैठकर बच्चे को लेकर चली जाती है। तो घर जाते हुए वो बच्चे को डॉक्टर बाची के बारे में बताती है कि वो कल जाकर तुम्हारी आंटी को ठीक कर देंगे। जिया घर के अंदर आती है तो उसके पूरे घर का लुक बदल चुका था, पूरा घर चमक रहा था सारी नई और ब्रांडेड फर्नीचर से। आली बताता है कि तुम्हारा पुराना सामान स्टोर रूम में रखा हुआ है। तो जिया पूरा घर चेक करने जाती है, स्पेशली उसका रूम तो आली ने बहुत ही प्यारा सजाया था, जो देख जिया तो बड़ी खुश हो जाती है, आली को थैंक यू कहती है। जिसके बाद वो बच्चे से उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। फिर उस बच्चे के आंटी के बारे में बात करने के लिए वो बच्चे को आली के साथ बाहर भेज देती है कुछ खाना लाने के लिए, पर बाजी को अभी सोने जाना था, इसलिए वो जिया की बात ही नहीं सुन रहा था। जिया भी जिद्दी थी, वो तो उसके रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। तो बाजी उसके बहुत करीब चला आता है, पर जिया फिर भी नहीं हटती, इसीलिए बाजी उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। तो जिया उसे बच्चे के आंटी के बारे में सब कुछ बताती है, पर बाजी कहता है कि जरूरी नहीं है कि वो कोई स्पिरिट ही हो सकता है उसे सच में कोई बीमारी हो। पर फिर भी जिया उसे कल उसके साथ एक बार जाने के लिए कहती है, पर बाजी तो मना कर रहा था, लेकिन जिया भी थी जिद्दी, वो उसके रूम में घुस
गुस्सा आती है और कहती है कि जब तक वो नहीं मानेगा तब तक वो रूम से नहीं जाएगी। ये कहकर वो बेड पर लेट जाती है तो बाजी फिर से उसके करीब चला आता है और उसे उठाकर बाहर सोफे पर बिठा देता है और जाने लगता है, पर जिया उसे रोक लेती है और उसका बाथरोब छोड़ ही नहीं रही होती है। अब उसे जोर से खींचने की वजह से बाजी उसके ऊपर गिर जाता है और तभी आली बच्चे के साथ पहुंच जाता है। अब उन्हें देख आली बच्चे को जल्दी से पीछे घुमा लेता है और उनसे पूछता है कि क्या हम लोग गलत टाइम पर आ गए, तो दोनों जोर से नहीं चिल्लाते हैं और बाजी तो बाहर चला जाता है। तो बच्चा जिया से पूछता है कि क्या डॉक्टर हमारे साथ कल आएंगे। जिया उसे हाँ कहती है। इधर बाजी को तो नींद ही नहीं आ रहा था, वो शाजू के बारे में याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग में तो बस जिया के साथ उसके रोमांटिक मोमेंट्स ही याद आते हैं, जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों में ये पहली बार उसे क्या हो रहा है। तो वहीं अगली सुबह जिया तो बाजी के रूम के बाहर से उसे जगाने के लिए बार बार उसे आवाज दे रही थी और उसे मनाने के लिए बहुत सारी चीजें करती है, जैसे उसके लिए खाना बनाती है, बाहर से ही उससे काफी बार माफी भी मांगती है, लेकिन बाजी तो बाहर ही नहीं निकलता। अब उसे ऐसा करता देखकर आली तो बड़ा मुस्कुरा रहा था, तो वो आली से जाकर पूछने लग जाती है कि तुम्हारा बॉस इतनी देर तक क्यों सो रहा है। आली बताता है कि वो तो कब का बाहर चले गए हैं, जिससे जिया की इतनी देर का मेहनत तो बर्बाद चला जाता है। वहीं इधर हमें बाजी को दिखाया जाता है जो उस बच्चे के विलेज पहुंच गया था और उसकी आंटी से जाकर कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है उसका ऑब्सेशन दूर करने में, जिससे वो अपने भतीजे के साथ खुशी से रह सकती है, लेकिन आंटी ऐसा करने से मना कर देती है, इसलिए बाजी को वापस आना पड़ता है। घर आकर जिया उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था। बाजी बताता है कि बच्चे के आंटी को ठीक करने, लेकिन उन्होंने ट्रीटमेंट कराने से मना कर दिया, इसलिए मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बच्चा और जिया उससे काफी रिक्वेस्ट करते हैं, पर बाजी तो मना करके दूसरे काम के लिए चला जाता है, इससे बच्चा तो बड़ा सैड हो जाता है। तो जिया उससे लेकर उसकी आंटी से बात करने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो वो जिया के बारे में आंटी को बताता है, तो आंटी जिया का शुक्रिया अदा करती है उनके भतीजे का ख्याल रखने के लिए। तो जिया उनसे उनके ऑब्सेशन के बारे में पूछती है, जिसे वो क्यों ठीक नहीं कराना चाहती है। तो आंटी उसे बताती कि ये उसका असली चेहरा नहीं है, लेकिन अगर वो उसे अपना असली चेहरा दिखाती है जो बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था, जिसे देखकर जिया भी डर जाती है। तो इसीलिए आंटी जेड पत्थर के पावर से अपने फेस को छुपाती है, ताकि उनका फेस देखकर उनका भतीजा चंद डर ना जाए और उन्हें छोड़कर ना चला जाए। अब जेड पत्थर के स्पिरिट्स को यूज करने की वजह से इनकी बॉडी भी अंदर से खोखली हो रही थी, क्योंकि इनका ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे वो धीरे धीरे एविल स्पिरिट में बदल रही थी। इसीलिए वो कभी कभार चन के सामने भी नहीं आती। तभी बाहर चन पर वही दो स्पिरिट्स हमला करने आते हैं, जिसे जिया बचाने जाती है, पर वो स्पिरिट्स उन पर अपनी ताकतों से हमला कर रहे थे, जो देखकर आंटी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उन्हें गुस्सा आने की वजह से वो एविल स्पिरिट में बदल रही थी, तो वो जाकर उन एविल स्पिरिट्स को मारने लग जाती है। इस दौरान वो कम्प्लीटली एविल स्पिरिट में बदल जाती है, इसलिए वो चन को अपने से दूर कर रही थी, पर चन उन्हें आकर हग कर लेता है और कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता, प्लीज आप ठीक हो जाइए। लेकिन अब तो वो एविल स्पिरिट में बदल चुकी थी, इसीलिए वो तो अपने सामने जिया का भी गला पकड़ लेती है। तभी वही गुंडे एविल स्पिरिट आकर आंटी पर हमला कर देते हैं। इसके बाद वो जिया को मारने जा रहे थे, पर तभी बाची यहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि बाची से वही मिस्टीरियस लेडी मिलने आई थी और उसने ही बाची को बताया था कि जिया मुसीबत में है। तो बाची उन दोनों एविल स्पिरिट्स को मार देता है। इसके बाद अपनी पावर से चन की आंटी को काबू करता है, जो वो ज्यादा देर तक नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो एक एविल स्पिरिट बन चुकी है। तो जिया उनकी मेमोरी में जाकर उनका ऑब्सेशन दूर करने की बात करती है, इस पर बाची बताता है कि अब क्योंकि वो एविल बन चुकी है, इसीलिए हम उनकी मेमोरी में नहीं जा सकते, और गए भी तो हम उनकी मेमोरी में ही फंस कर रह जाएंगे, क्योंकि एविल स्पिरिट की मेमोरी में उनकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है। तो जिया उससे पूछती है कि और दूसरा कोई रास्ता तो जरूर होगा, जिस पर बाची कुछ नहीं कहता। रात में चन को सुलाने के बाद वो एक फ्लूट निकालता है, जो कि शाजू की थी, जिससे वो एविल स्पिरिट्स को कंट्रोल किया करती थी। सिर्फ उसी की मदद से चन की आंटी को कंट्रोल किया जा सकता था, पर शाजू के अलावा उसे और कोई प्ले नहीं कर सकता, और यही एक आखिरी रास्ता था चन की आंटी के एविल स्पिरिट को कंट्रोल करने का। तो वो जिया से इस बारे में डिस्कस कर रहा था, जहाँ बाची बताता है कि उसे पहले चन की आंटी के ऑब्सेशन के बारे में पता करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। अब जिया को तो उसकी आंटी के ऑब्सेशन के बारे में पता ही था कि वो अपना असली चेहरा चन के सामने नहीं दिखाना चाहती थी, इस पर बाची कहता है कि चन को तो सब कुछ पहले से ही पता है, उसकी आंटी का चेहरा उसने तो पहले ही देख लिया था, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक हेवनली सोल्जर और इंसान का बेटा है। अब उनकी बातें चन सुन रहा था, तो बाची उसे बाहर बुलाता है। तो जिया पूछती है फिर चन ने अपनी आंटी को इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो बाची चन की आंखों से उसकी मेमोरी में झांकता है, इससे उसे पता चलता है कि चन की मॉम एक हेवनली सोल्जर थी, जिनकी मौत हो गई थी स्पिरिट से लड़ते हुए। चन की आंखों में स्पेशल पावर्स थी, जिस वजह से उसकी आंखों का कलर लाल था, इसीलिए सब लोग उससे डरते थे और उसके साथ कोई भी नहीं आता था, इवन उसके इंसानी डैड भी, जिन्होंने उसे राक्षस कहकर बाहर छोड़ दिया था। इसीलिए चन भी बचपन से बहुत ही अकेला रहा है, तभी उसे आंटी ने अडॉप्ट किया था, और चन ने तो पहली नजर में ही उनका असली चेहरा देख लिया था, और वो तब भी नहीं डरा था, क्योंकि वो अपनी आंटी से अपनी माँ की जितना ही प्यार करता था, वही आंटी भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी, क्योंकि उन्हें भी सबने छोड़ दिया था। अब चन ने अपनी आंटी को इस बारे में नहीं बताया था, क्योंकि वो डरता था कि कहीं अगर उसने अपनी आंटी को सच बता दिया तो वो चन को अपने से दूर कर देगी। तो जिया उससे चन की आंटी को ठीक करने का आखिरी रास्ता के बारे में पूछती है, जिस पर बाची उसे शाजू की बांसुरी दिखाती है और बताती है कि इसी से हम चन की आंटी की मेमोरी में जा सकते हैं, बट सैडली इसे कोई प्ले नहीं कर सकता। जो सुन जिया तो उसके हाथ से बांसुरी लेकर प्ले करने लग जाती है, जो देख बाची तो एकदम हैरान हो जाता है, तुमने इसे कैसे प्ले कर दिया। जिया तो फिर आसानी से बांसुरी बजा लेती है और अभी चन की आंटी को ठीक करने के लिए कहती है। तो बाची अपना पीच ब्लॉसम से बना हुआ इंसेंस स्टिक जलाता है और जिया को बताता है कि ये खत्म होने से पहले अगर मैं मेमोरी से बाहर नहीं आया तो तुम यहाँ से निकल जाना, वरना तुम्हारे लिए खतरा हो सकता
जाता है कि अगर वो चैन के साथ आंटी की मेमोरी में चला जाता है। वहीं बाहर जिया बांसुरी बजाकर आंटी की एविल स्पिरिट को कंट्रोल कर रही थी। तो मेमोरी से हमें पता चलता है कि आंटी की वेडिंग के दिन उन्हें वो जेड की कानों की बालियां मिली थी, पर उनके वेडिंग नाइट में ही घर में आग लग जाने की वजह से उनका चेहरा एक साइड से बहुत ही बुरी तरह से जल गया था, जिसे देख उनका पति भी डर गया था और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया था। इसीलिए तभी से उनका ऑब्सेशन शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ता गया था। तो बाजी चैन के साथ उनके सामने आ जाता है। तो चैन उन्हें सब कुछ सच बताता है कि मुझे पहले से ही पता था आपके चेहरे के बारे में, पर मैं उससे नहीं डरता हूँ। इधर उनकी बातें चली रही होती है कि इधर बाहर अर्थक्वेक आ जाता है, जिस वजह से जिया अपना बैलेंस नहीं रख पाती और बांसुरी नहीं बजा पा रही थी, जिस वजह से मेमोरी के अंदर आंटी की एविल पावर्स बाहर आ जाती है और बाजी पर ही अटैक करने लग जाती है। पर जिया कैसे भी करके बांसुरी बजाकर उनकी एविल स्पिरिट को कंट्रोल करती है, जिसमें एक मिस्टीरियस हाथ आकर बांसुरी बजाने में जिया की हेल्प करती है, पर वो जिया को दिखाई नहीं देती, जिससे चैन आकर अपनी आंटी को सब कुछ बता देता है, जिससे उनकी आंटी ऑब्सेशन छोड़ देती है। पर इधर अर्थक्वेक नहीं थमा था और आंटी का घर टूटने लग गया था, इसलिए जिया उन्हें एक एक करके बाहर निकाल रही होती है। तो बाजी को ले जाने के दौरान जिया के ऊपर एक लकड़ी गिर जाती है, जिससे वो बांसुरी टूट जाती है। पर टाइम रहते वो दोनों मेमोरी से बाहर आ जाते हैं, जिससे आंटी अपने असली चेहरे के साथ उनका जेड बाजी को दे देती है। तो जिया बाजी के साथ घर लौटने के लिए निकलती है, पर बांसुरी टूटने की वजह से बाजी बहुत ही ज्यादा दुखी और गुस्सा होता है, इसलिए वो इस बार बीच रास्ते में उतर जाता है और अकेले माउंटेन टॉप पर जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो शाजू को याद करने की कोशिश कर रहा था। इधर जिया अपने एजेंट के पास पहुँचती है, तो एजेंट बताता है कि उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है काफी फेमस डायरेक्टर से, जिनसे मिलाने के लिए आज वो उसे ले जाने वाले हैं। तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जियांग तो काफी टाइम से लाइब्रेरी में पढ़ाई करने आता था, जहाँ वो लड़कियों में काफी फेमस हो गया था, इसलिए लड़कियां तो उससे बात करने आती रहती थी। पर जियांग तो उन्हें देखकर भाग जाता है और एक टेलीफोन बूथ में आकर छुप जाता है। तो उसे एक दिन आली देख लेता है, इसलिए उसे परेशान करने के लिए उसकी साइकिल को वो उठा लेता है और उसे चिढ़ाकर उसकी साइकिल को अपनी कार से एक ब्रिज के ऊपर ले आता है, जहाँ जियांग तो बहुत ही तेजी से भागकर उसका पीछा करता है। और फिर जियांग को दिखाते हुए उसके साइकिल के टायर्स को पानी में फेंक देता है और वहाँ से घर भाग आता है, जहाँ पर बाजी अब जिया के घर में नहीं रहना चाह रहा था, क्योंकि वो उससे बांसुरी तोड़ने की वजह से काफी गुस्सा था। इधर शाशा भी उसे डायरेक्टर से मिलने के लिए एक पार्टी में जा रही थी, तो रास्ते में उसे जियांग दिख जाता है, जो अपने साइकिल के टायर्स को कैरी करके जा रहा था। तो शाशा उसे अपनी कार में बिठा लेती है और उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, मगर जियांग तो उसे दूरी बनाए रखता है। अब जियांग वैसे तो काफी हैंडसम था, इसलिए शाशा उसे कहती है कि वो उसके मॉडलिंग करियर में हेल्प कर सकती है, इसलिए वो भी उसे अपने साथ पार्टी में ही ले जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पॉपुलर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स आने वाले थे। तो सब लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। जिया भी अपने एजेंट के साथ आती है, यहाँ पर उसे डायरेक्टर को ढूंढ रहे थे। इधर बाजी पीच ब्लॉसम से बात करने आता है, जहाँ उसे कहता है कि हम लोग कल ये घर छोड़कर चले जाएंगे। तभी पीच ब्लॉसम उसे एक सपना दिखाती है, उस टाइम का जब बाजी खाई से गिरने वाला था, मगर शाजू ने उसे पकड़ रखा था, जहाँ शाजू से कहती कि हम दोनों के मरने से अच्छा है कि कोई एक मरे। ये कहकर वो बाजी को अपना ब्रेसलेट देती है और पीच ब्लॉसम का सीड देती है और कहती कि ये तुम्हारी हेल्प करेगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और एक अच्छी जिंदगी बिताना। बाजी कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे बिना जिंदगी बिताने का कोई मतलब नहीं बनता। तब शाजू कहती है कि फिर मुझे भूल जाना। ये कहकर वो बाजी के दिमाग से अपना चेहरा मिटा देती है, फिर उसका हाथ छोड़ देती है। तब बाजी को गिरते हुए शाजू का चेहरा दिख जाता है, जो जिया की तरह देखकर बाजी जग जाता है, कहने लगता है कि जिया कैसे हो सकती है। तभी वो आली को बुलाकर जिया के बारे में पूछता है, तो आली उसे बता देता है कि जिया एक पार्टी में गई है। तो बाजी वहाँ के लिए जल्दी से निकल जाता है। इधर जिया डायरेक्टर से मिलती है, तो वहीं शाओ भी डायरेक्टर के साथ ही बैठी हुई थी, वहीं उसके साथ जियांग भी था। डायरेक्टर तो जिया को अपनी अगली मूवी के लीड रोल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। तभी जियांग जिया को देखकर उसके पास चला आता है, उसे शाजू कहकर बुलाने लगता है। उसके हाथ में कोई ब्रेसलेट नहीं था और जिया भी कहती कि आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए जियांग उसे सॉरी कहकर दूर चला जाता है। उसके पीछे पीछे शाओ भी जा रही थी। तभी डायरेक्टर को एक वेटर ड्रिंक देने के लिए आ रहा था, जिससे शाओ गुस्से में धक्का मार देती है, जिस वजह से वेटर जाकर जिया से टकराता है और वो पूल में गिर जाती है। अब पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था और जिया को तैरना नहीं आता था। तभी वहाँ अचानक से बाजी पहुंच जाता है, पूल में छलांग मारता है और जिया को पानी के ऊपर उठा लेता है। बाजी आकर जिया को पूल से बाहर निकालता है। फिर शाओ की ओर बहुत ही गुस्से के साथ बढ़ रहा था, पर जियांग उसे रोकता है, लेकिन बाजी तो उसी पे गुस्सा करने लग गया था। तो जिया उसे छोड़ने के लिए कहती है, इसलिए बाजी जिया को लेकर बाहर चला आता है, जहाँ वो कार में बिठाकर जिया को अपने साथ एक खाली जगह पर ले जाता है, जहाँ वो उसके करीब आकर उसके मेमोरीज में झांकने की कोशिश करता है, और उसे जिया की मेमोरी में शाजू का नामो निशान नहीं मिलता, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए वो जमीन पे लेटकर रोने लग जाता है, क्योंकि हजारों सालों बाद उसे शाजू नजर आई थी, पर वो जिया नहीं थी। तो जिया उसे रोता हुआ देखकर उसे हग करके कंसोल करती है, क्योंकि अब उसके दिल में बाजी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लग गया था। थोड़ी देर बाद दोनों घर आने के लिए निकलते हैं, जहाँ से आते हुए जिया भी बाजी के बारे में ही सोच रही थी, और आज तक बाजी ने जिया को जितनी बार भी बचाया है वो सब कुछ याद करके जिया तो काफी ब्लश कर रही थी। घर आकर बाजी आली को सब कुछ बताता है, पर उन दोनों को ही समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो बाजी आली से कहकर जिया के लिए जिंजर टी भेजता है। अब बाजी का ये जेस्चर तो जिया को और ज्यादा पसंद आता है। बाजी को आज भी नींद नहीं आ रही थी और उसे जिया का ही ख्याल बार बार आ रहा था। तभी उसे फील होता है कि जिया की तबीयत खराब है, इसीलिए वो उसके रूम में जाकर चेक करता है, तो जिया को बहुत तेज फीवर था, इसलिए बाजी उसे अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पूरी रात बैठकर वो उसकी केयर करता है। इधर वो मिस्टीरियस लेडी जिसका नाम लेन था, वो किसी आदमी के लिए काम करती थी, जिसने उसे एविल स्पिरिट्स को कैद करने के लिए कहा था, मगर
बाजी ने उन स्पिरिट्स के एविल होने से पहले ही उन्हें हील कर दिया था। तो बॉस लिन से उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं जो उनके काम के बीच में आ रहा था। लिन को पता था कि वो बाजी है, मगर वो अपने बॉस को इस बारे में नहीं बताती क्योंकि बाजी लिन का फ्रेंड था। लिन को एक पेंटर के बारे में पता चलता है जो कि स्पिरिट की वजह से ऑब्सेस्ड था, इसीलिए वो उसे क्योर करने के लिए बाजी की मदद लेने के लिए आती है। पर आली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो तो उसे घर में घुसने ही नहीं देना चाहता था। पर बाजी के कहने पर वो उसे अंदर आने देता है। वहीं सुबह जिया के होश आने पर उसे रात का कुछ याद आता है। बाजी ने किस तरह से उसका केयर किया था, इसीलिए वो उसके रूम से बाहर आने लगती है। पर बाहर लिन तो उस पेंटर की हेल्प करने की बात बता रही थी जो वो चुप कर अंदर से सुन रही थी। पर ब्लैंकेट की वजह से वो फिसल कर गिर जाती है जो उसे काफी एम्बैरसिंग लगता है। लिन बताती है कि वो बाजी की करीबी फ्रेंड है। ये सुनकर जिया को तो जेलसी होने लगती है क्योंकि लिन काफी ब्यूटीफुल थी और उसने काफी अच्छी ड्रेस भी पहनी हुई थी, इसीलिए जिया जल्दी से अपने रूम में जाती है और वो भी एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनकर आती है जिसे बाजी और आली देखकर हैरान हो जाते हैं। तो लिन बाजी को उस पेंटर के बारे में बताती है कि वो एक पेंटिंग के पीछे ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो पेंटिंग ही स्पिरिट बनकर उन्हें परेशान कर रही है, इसीलिए उन्हें क्योर करने के लिए वो बाजी से मदद मांगती है। इसके लिए बाजी मान जाता है। जिया को भी ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो भी बाजी की हेल्प करने आएगी कहती है, जिसके लिए बाजी मान नहीं रहा था। लिन कहती है कि तुम्हें एक पार्टनर को अपने साथ लेकर जाना ही पड़ेगा वरना तुम्हें उनके एग्जीबिशन में एंट्री नहीं मिलेगी, इसीलिए उससे मानना ही पड़ता है। तो बाजी लिन को बाहर तक छोड़ने के लिए जाता है जहाँ लिन उससे पूछती है कि तुम जिया को लाइक करते हो ना। बाजी मना करता है तो लिन कहती है मुझसे झूठ तो कम से कम मत ही बोलो क्योंकि तुम्हारी आंखों से मुझे साफ नजर आ रहा है। सुन बाजी उसे जाने के लिए कह देता है। जिया को आज एक्टिंग क्लास अटेंड करने जाना था कॉलेज, जहाँ जियांग ने भी एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिया था। तो इस दौरान जिया जियांग से मिलती है और जियांग का भोलापन देखकर वो दोनों काफी जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो जिया जियांग के हाथ पर बाजी की जैसा ही ब्रेसलेट नोटिस करती है, इसीलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों दोस्त हो और कहीं तुम भी तो बाजी की तरह स्पिरिचुअल डॉक्टर तो नहीं हो। जियांग कहता है वो कोई स्पिरिचुअल डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक बुरा इंसान है। जिया कहती है वो थोड़ा एनोइंग तो है मगर बुरा नहीं है। पर जियांग उसे वार्निंग करता है कि तुम उससे दूर रहना क्योंकि वो तुम्हारे साथ किसी मकसद से रह रहा है, जो बात जिया को समझ नहीं आती। पर बातों ही बातों में जिया उसे बता देती है कि वो बाजी के साथ कल तियानाई सिटी जा रही है प्रॉब्लम सॉल्व करने, इसीलिए जियांग के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए वो उसका फोन नंबर मांगती है। पर जियांग तो फोन के बारे में जानता ही नहीं था, इसीलिए वो अपने दोस्त वांग से एक फोन लेता है और उसके तियानाई जाने का इंतजाम करने के लिए कहता है क्योंकि वो जिया को प्रोटेक्ट करना चाहता था बाजी से। तो दोनों अगले दिन पहुंच जाते हैं तियानाई सिटी, जहाँ होटल में चेक इन करते टाइम जिया को जियांग दिखाई देता है। तो वो उससे बात करने आती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जियांग बहाना मार देता है कि वो भी यहाँ पर एग्जीबिशन देखने के लिए आया है। जिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि अब वो तीनों साथ में ही एग्जीबिशन देखेंगे और यहाँ डिज्नीलैंड भी घूमने जाएंगे। तो जियांग उसे अपना फोन दिखाता है और उसे वीचैट पर ऐड करने की बात करता है। अब उन्हें इतनी खुश होकर बात करता हुआ देखकर ही बाजी तो जेलस होने लगता है, इसीलिए वो जल्दी से उसके पास जाता है और उसे जिया का नंबर सेव करने ही नहीं देता और जिया को तैयार होने के लिए भेज देता है। तो कुछ देर बाद तैयार होकर वो लोग एग्जीबिशन में पहुंचते हैं जहाँ जिया तो बहुत ही ब्यूटीफुली ड्रेसअप होकर आई थी, जिसे बाजी तो देखता ही रह गया था। अब जियांग तो बिना इन्विटेशन के आया था, इसीलिए वो एक बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज करके उसकी जगह पर अंदर आ जाता है, मगर बाजी अपना पावर यूज करके उसे यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो जिया को लेकर पेंटर से मिलने के लिए जाता है, मगर वो पेंटर बाजी की हेल्प लेने से मना कर देता है। वहीं पेंटर के रूम के बाहर जिया एक लड़की से मिलती है जिसे बॉडीगार्ड्स अंदर नहीं जाने दे रहे थे। थोड़ी देर में बाजी बाहर आता है और जिया को लेकर जाने लगता है, पर पेंटर का असिस्टेंट उसे रोकता है और पेंटर की हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि उसने भी उस स्पिरिट को देखा है पेंटर के मेंशन में। तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है उन सभी बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर। तो जिया बताती है कि ये दोनों दोस्त हैं। तो असिस्टेंट उन तीनों को ही मेंशन में इनवाइट करता है। तो वो तीनों स्टाफ बनकर मेंशन में छानबीन करने लग जाते हैं। जिस दौरान जियांग तो उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन रहा था, इसीलिए बाजी को तो उस पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। रात को वो स्पिरिट पेंटर को फिर से परेशान करने लग जाती है। तो उसकी आवाज सुन जिया पेंटर की हेल्प करने आती है, जहाँ पर स्पिरिट के साथ उसका आमना सामना होता है। इसलिए वो एक विसल बजाती है। इसकी आवाज से बाजी और जियांग तुरंत यहाँ पर पहुँच जाते हैं, पर इससे पहले स्पिरिट यहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ रहना जिया के लिए खतरनाक हो सकता था, इसीलिए बाजी उसे होटल जाने के लिए कहता है, जहाँ वो कुछ टाइम के लिए पेंटर को भी भेज देता है और जियांग के साथ मेंशन की छानबीन करने लग जाता है। तो पेंटर की रूम में उन्हें पेंगलाई के जेड पत्थर के पावर का फील होता है। तो एक दीवार को मिटाने के बाद उन्हें दीवार के बीच एक पेंटिंग नजर आती है जो एक लड़की की थी। तो वो उस फोटो को खींचकर अगले दिन पेंटर से उस बारे में पूछने के लिए जाता है, जहाँ पेंटर बताता है कि वो उसकी लवर थी जिसका नाम था इरीन। जिसके बाद फ्लैशबैक में अपनी कहानी बताता है कि उसके टीचर ने उसे एक जादुई पेन दी थी जो उस जेड पत्थर से बनी हुई थी, पर टीचर ने उसे साफ मना किया था कि इस पेन से किसी ऐसे इंसान की तस्वीर मत बनाना जिससे तुम प्यार करते हो, वरना वो हमेशा के लिए तुमसे दूर चला जाएगा और तुम दोबारा कभी पेंटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन बड़े होने के बाद पेंटर इरीन से मिला था, जिससे उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और उसने गलती से उसी जादुई पेन से इरीन की तस्वीर बना दी थी, जिस वजह से उनके रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आने शुरू हो गए थे। और एक टाइम पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से ही पेंटर ने इरीन को घर से चले जाने के लिए कह दिया था। इस तरह से टीचर की बात सही साबित हो जाती है, पर बाद में पेंटर को पता चला था कि उसने ही इरीन को गलत समझ लिया था। पर तब तक देर हो चुकी थी, इरीन ये शहर छोड़कर चली गई थी और तभी से पेंटर इरीन को देखने के लिए पागल हो गया था और उसके इसी ऑब्सेशन की वजह से इरीन की उस पेंटिंग को ही एविल स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था जो पेंटर को हॉन्ट कर रहा था। इसीलिए बाजी पेंटर की हेल्प करने के लिए जिया के साथ पेंटर की मेमोरी में जाता है और वहाँ जाकर वो लोग इरीन को पेंटर से आखिरी बार मिलाने
बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, पर मेमोरी में भी इरीन को एविल स्पिरिट ने पोजेस कर रखा था, जिस वजह से वो जिया पे हमला कर रही थी। तभी इधर जियांग भी उनके रूम में घुस आता है, जहाँ वो सभी को बेहोश देखकर जिया को जगाने लगता है, पर वहाँ पर इंसेंस स्टिक देखकर वो बेहोश हो जाता है और वो भी पेंटर की मेमोरी में चला आता है, जहाँ पर इरीन को जिया पर हमला करता हुआ देखकर जियांग इरीन को मार देता है, पर पेंटर की मेमोरी में उसे मार दिया, उस वजह से पेंटर का ऑब्सेशन नहीं जाता। होश में आने के बाद दोनों तो जियांग पे बहुत ही ज्यादा भड़कते हैं और जिया तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, क्योंकि ये आखिरी मौका था पेंटर को ठीक करने का। तो जिया अपना मूड ठीक करने के लिए बाजी को लेकर खाना खाने के लिए बाहर जाती है, जहाँ जिया तो सारी गलती मेरी है कह रही थी, तो बाजी उसका मूड ठीक करता है। वहीं जिया उसे यहाँ पर ड्रिंक करना सिखाती है, पर थोड़ा सा पीते ही बाजी को तो चढ़ जाती है, इसलिए उसे तो चला भी नहीं जा रहा था। जिया उसे उठाकर होटल रूम ले आती है, जहाँ बाजी को बेड में गिराने के टाइम वो उसके ऊपर गिर जाती है, तो बाजी उसे गले लगा लेता है और बहुत ही क्यूट बातें कर रहा था, जिससे जिया को तो वो काफी प्यारा लगता है, इसीलिए वो उसके साथ एक फोटो खींचकर बाहर आती है, जहाँ पर वो उसी लड़की से टकराती है जिसे उसने पेंटर के रूम के बाहर देखा था। सीन कट होता है, अगली सुबह पेंटर के सामने इरीन आ जाती है, जो कि असल में इरीन की ही ग्रैंड डॉटर थी, जो बिल्कुल इरीन की तरह ही दिखती थी, और ये वही लड़की थी जिससे जिया कल रात मिली थी। तो इस लड़की का नाम था जू, जो पेंटर को अपने ग्रेट ग्रैंड मदर यानी कि इरीन के आखिरी घर पे ले जाती है, जहाँ उन्हें उनकी आखिरी तस्वीर दिखाती है, जिससे पेंटर का ऑब्सेशन भी खत्म हो जाता है इरीन को देखने का। पेंटर बाजी के जाने से पहले उसे एक पेंटिंग बनाकर देता है, जो बाजी के ऑब्सेशन के बारे में था, तो वो उस पेंटिंग को एक कवर में डालकर उसे दे देता है, जिसके बाद बाजी जिया के साथ लौटने के लिए निकलता है, जहाँ बाजी उसके इस बार की हेल्प के लिए उसे डिनर पे ले जाएगा कहता है, और उसे डिज्नीलैंड भी घुमाएगा कहता है। जिया पूछती क्या बात है, तुम मुझ पे इतना मेहरबान क्यों बन रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगे हो। तो इस बार बाजी भी फ्लर्टिंग शुरू कर देता है, कहता है अगर मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ तो, जिस पर जिया तो ब्लश कर रही थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बाजी को लाइक करने लग गई थी। तो दोनों रात को डिनर करने आते हैं, जिया तो बहुत खुश लग रही थी, तभी बाजी का ब्रेसलेट बार बार चमक रहा था, इसलिए बाजी थोड़ी देर के लिए बाहर आता है, जहाँ जियांग हाथों में तलवार लेकर उसका वेट कर रहा था, जो उससे गुस्से से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम जिया के साथ में किस मकसद से हो, और शाजू का ब्रेसलेट तुम्हारे हाथ में कैसे, तुमने जिया से अपनी सच्चाई छुपाई है ना। बाजी कहता है कि अगर तुम्हारा लड़ने का इतना हिम्मत है तो आ जाओ। इससे दोनों की जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ बाजी तो जियांग पर भारी पड़ रहा था, काफी देर हो गई थी, बाजी अभी तक वापस नहीं आया था। तो जिया बाहर आती है, जहाँ उन्हें लड़ता हुआ देखकर वो उन्हें रोकने आती है, इस चक्कर में जियांग से उस पर धक्का लग जाता है, इससे बाजी को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियांग पे जानलेवा हमला करने आ जाता है। इससे बाजी की एविल ताकत बाहर आ जाती है, पर जिया उसे रोकने के लिए जियांग के सामने आ जाती है, इससे बाजी रुक तो जाता है, पर जिया उसका एविल रूप देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि बाजी भी एक स्पिरिट है। ऊपर से जियांग भी उसे बता देता है कि बाजी ने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, वो एक स्पिरिट है और वो तुम्हारे साथ किसी मकसद से है, जो जानकर जिया शॉक्ड होती है। जिया को बाजी की सच्चाई पता चल जाता है कि वो भी एक स्पिरिट है और जियांग एक हेवनली सोल्जर है, तो उसे इस बारे में नहीं बताने के लिए वो दोनों से ही नाराज हो जाती है, लेकिन उसे बाजी का पता था कि वो बुरा नहीं है, इसलिए जियांग जब उसे सॉरी कहने आता है उसे ये बात छुपाने के लिए, तब जिया उसे कहती है कि सारे स्पिरिट्स एविल नहीं होते और बाजी उन्हीं में से है जिसने कितने ही स्पिरिट्स की मदद की है उन्हें ठीक करने में और उन्हें एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी दी है, जिससे वो सभी अब बहुत ही हैप्पीली रहते हैं। जब तुम उन सभी को देखोगे तभी तुम बिलीव कर पाओगे कि बाजी बुरा नहीं है। ये कहकर वो अकेले ही घर के लिए निकल जाती है, जहाँ ऊपर से बाजी उसे देख रहा था। अब जिया इस बात से भी नाराज थी कि बाजी कल रात से एक बार भी उससे बात नहीं करने आया है, पर इधर बाजी तो कल रात से उसके रूम के बाहर खड़ा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पाई उससे जाकर बात करने की, क्योंकि उससे डर था कि शायद ये जानने के बाद जिया उसे छोड़कर चली जाएगी। पर जिया तो बाजी की वजह से गुस्सा होकर पास के गेम शॉप में जाकर गेम पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। वहीं इधर लिन को भी उस पेंटर ने एक पेंटिंग भेजी थी जिसमें किसी का फोटो था, जिससे पेंटर ने लिन को सावधान रहने के लिए कहा था। अब उस पेंटिंग को देखकर लिन हैरान होती है, क्योंकि वो पेंटिंग थी मिस्टर शांगवान की, जिसके लिए लिन काम कर रही थी। तभी उसे शांगवान का कॉल भी आ जाता है और वो खुद उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर लिन तो काफी घबरा जाती है। शांगवान उसे धमकी देते हुए कहता है कि जो काम तुम्हें करने के लिए कहा गया है वो करो, वरना तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए लिन उसे बाजी की डिटेल्स दे देती है। अब सुबह से रात हो जाती है, पर बाजी अभी तक नहीं लौटा था, इसीलिए जिया तो काफी अपसेट हो रही थी। तो वो दुखी होकर ही घर लौट आती है, जहाँ अली उसे बताता है कि बाजी तो अभी अपने रूम में है, फिर भी वो उससे बात करने के लिए बाहर नहीं निकलता। तो अली जाकर बाजी से कहता है कि बॉस वो आपसे नाराज है और अब ये सब करके उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहे हैं, इसीलिए कल उससे पहले मनाने के लिए वो बाजी को अपने हाथों से खाना बनाने के लिए कहता है। तो अगली सुबह बाजी ब्रेकफास्ट बना देता है, मगर जिया तो उससे उसकी सच्चाई सुनना चाहती थी जो उसने अभी तक उसे नहीं बताई, इसीलिए वो तो उससे और ज्यादा गुस्सा होकर चली जाती है और पास के गेम शॉप में जाकर गेम खेलने लग जाती है। अब शॉप के ओनर का बिजनेस सही नहीं चल रहा था, इसीलिए वो शॉप बंद कर रहा था, जिससे जिया बहुत सैड होती है, क्योंकि बचपन से जब भी वो सैड होती थी तो वो गेम्स खेलने इस शॉप पर आती थी, जिससे उसका मूड सही हो जाता था। तो बाजी उस शॉप को ही खरीद लेता है और उस शॉप ओनर को हर महीने पैसे देगा कहता है, ताकि वो इस शॉप को बंद ना करे। इधर जियांग उन सारे लोगों से मिलता है जिन्हें बाजी ने स्पिरिट से आजाद किया था और अभी वो सभी बहुत ही हैप्पीली रह रहे हैं, जो देखकर जियांग को यकीन हो जाता है कि बाजी बुरा नहीं है। जियांग इतने दिनों से अपने दोस्त के घर पे रह रहा था, पर वहाँ की वाइफ को ये पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए जियांग उनका घर छोड़कर लाइब्रेरी के पास एक टेंट पे रहने लगता है, जहाँ पर उसे जिया देखती है। उसे जियांग के लिए काफी बुरा लगता है। वहीं जियांग उसे बताता है कि अब उसे भी यकीन है कि बाजी एविल स्पिरिट नहीं है, तो उसकी हालत देखकर जिया उसे अपने घर ले आती है, जिस वजह से बाजी और जियांग में तो
खतरनाक झगड़ा हो जाता है, पर जिया बाची को ही डांट देती है कि ये घर मेरा है और तुमने सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसलिए जियांग ऊपर रहेगा। अब अगले दिन शन नाम का एक पॉपुलर शेफ बाची की मदद लेने के लिए उसके घर आता है, जहाँ जिया और आली तो उसके बहुत ही बड़े फैन थे, इसलिए जिया तो शन से बात करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, जो बाची को पसंद नहीं आ रहा था। तो शन बाची से बात करने जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो भी पहले एक स्पिरिट हुआ करता था, पर उसने अपनी ऑब्सेशन छोड़ दी थी, इसीलिए वो एविल स्पिरिट नहीं बना था, पर अभी उसके अंदर उस जेड पत्थर की कुछ एनर्जी बाकी थी, इसीलिए वो अब तक जी रहा था। पर अब उसकी हालत बिगड़ रही थी क्योंकि उसकी मौत करीब आ रही थी। पर मरने से पहले वो यूलान नाम की एक लड़की की मदद करना चाहता था, जिससे वो प्यार करता था। तो यूलान के रेस्टोरेंट को एक स्पिरिचुअल शेफ टेक ओवर करने वाला था, क्योंकि यूलान ने उनकी कंपनी से लोन लिया था, जिसे वो चुका नहीं पाई थी। तो उसी रेस्टोरेंट को बचाने के लिए शन ने उस स्पिरिचुअल शेफ को कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज किया था, पर क्योंकि शन का ऑब्सेशन था बेस्ट खाना बनाने का, इसीलिए अगर उसने फिर से खाना बनाया तो उसकी मौत कंफर्म है। इसीलिए वो बाची की मदद चाहता है कंपटीशन खत्म होने तक, पर बाची उसे इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि इससे उसकी जान का खतरा था। तो शन जाकर जिया को बस ये बताता है कि बाची ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। तो जिया बाची को गुस्सा दिलाने के लिए शन के साथ डेट पर जाती है और उसे अपने घर पे भी बुलाती है। दोनों साथ में बहुत सारा टाइम बिताते हैं, जिन्हें साथ में देखकर बाची को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि भाई साहब तो जेलस हो रहे थे। ऊपर से घर में जियांग के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, जिससे बात बात पर उनका भी झगड़ा हो जाता है, जिसमें जिया की कुछ फेवरेट चीजों का सत्यानाश हो जाता है, जिससे जिया तो उन दोनों पे भड़कती है। एक दिन जब जिया शन के साथ यूलान से मिलने जा रही थी, तभी शन अचानक बेहोश हो जाता है। तो जिया उसे उठाकर घर वापस ले आती है और बाची को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। तो जिया के कहने पर बाची भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जिस दौरान बाची और जिया में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और बाची को भी समझ आ जाता है कि वो जिया को लाइक करता है, और जिया तो उसे पहले से ही लाइक करती ही थी। पर अभी वो लोग शन की मदद करने के लिए जाते हैं, तो बाची शन के बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल करता है, जिससे शन उस स्पिरिचुअल शेफ से कंपटीशन करता है और जीत जाता है। पर इससे उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। तो बाची जियांग की मदद से शन को पूरी तरह से हील करने के लिए एक दूर जगह भेज देता है। बाची घर लौट आता है, जहाँ जिया तो बाहर बारिश में भीग रही थी। वो काफी सैड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शन मर गया है। इसका ब्लेम वो खुद को दे रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर बाची ने शन की मदद करी थी। तो बाची उसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगा, मैंने उसे हील करने के लिए दूर एक जगह पर भेजा है। ये सुन जिया को चैन पड़ता है, तो जिया उसे अपने प्यार का कन्फेशन करती है। तो फाइनली बाची भी उसे कन्फेस कर ही देता है, जिससे अब दोनों तो एक दूसरे के सामने काफी नर्वस एक्ट कर रहे थे, पर दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। उनके बिहेवियर में चेंज देखकर आली तो हैरान होता है, पर ये दोनों भी उसे कुछ नहीं बताते उनके रिलेशनशिप के बारे में। इसके बाद बाजी जियांग के साथ भी अपना सब कुछ सॉर्ट आउट करता है। तो जियांग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास शाओजी की ब्रेसलेट कहाँ से आई। तो बाजी अपना इंसेंस जलाकर जियांग को अपनी मेमोरी में ले आता है, जहाँ जियांग देखता है शाओजू और बाजी किसी से बचकर भाग रहे थे, जो उनकी जान के पीछे पड़ा था। तब शाओजू ने बाजी को खाई में धकेल दिया था, क्योंकि वो बाजी को बचाना चाहती थी, इसीलिए तब उसने बाजी को अपना ब्रेसलेट दिया था, पीच ब्लॉसम का एक सीड दिया था, ताकि बाजी अपने आप को एविल होने से रोक सके और दूसरे स्पिरिट्स को भी ठीक कर सके। ये कहकर उसने बाजी के दिमाग से अपना चेहरा मिटा दिया था, ताकि बाजी एक नई लाइफ शुरू कर सके। ये कहकर वो उसे छोड़ देती है। तभी शाओजू को कोई तलवार से मार देता है, इसके हाथ में उसके जैसा ही ब्रेसलेट था, यानी कि वो एक हेवनली सोल्जर ही था। पर जियांग को उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दिया था, क्योंकि उस किलर ने अपना फेस छुपाया हुआ था। पर जियांग को ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई हेवनली सोल्जर शाओजू को क्यों मारना चाहेगा। तो वो इस बारे में अपने दोस्त वांग को भी बताता है, पर उसे भी पता नहीं था कि कौन शाओजू का दुश्मन हो सकता था। इधर कुछ दिनों में क्रिसमस ईव आने वाला था, जिसे जिया ने बाजी के साथ बहुत ही अच्छी तरह से स्पेंड करने का फैसला किया था। तो वो बाजी के साथ पूरा दिन घूमकर सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से पार्ट टाइम जॉब्स करती है, ताकि वो इससे पैसे कमाकर बाजी के लिए गिफ्ट ले सके। तो जियांग को जब पता चला कि जिया पैसे कमाने के लिए बाहर काम कर रही है, इसीलिए जियांग भी कहता है कि मुझे भी पैसे कमाने हैं, इसीलिए वो भी काम ढूंढने निकल जाता है, जहाँ उसे शाओशाओ के बॉडीगार्ड का जॉब मिल जाता है, क्योंकि शाओशाओ को जियांग बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि शाओशाओ तो शांगवान की बेटी है और शाओशाओ को कोई दिल की बीमारी है, जिसके लिए शांगवान उसे स्पेशल मेडिसिन देता है। तो वो शाओशाओ को जियांग के साथ जाते हुए देख लेता है, और हम देखते हैं कि शांगवान को जियांग और बाजी के बारे में सब कुछ पता था, कि वो दोनों हेवनली सोल्जर और स्पिरिट हैं। आज ही क्रिसमस ईव था, इसीलिए शाओशाओ ने जियांग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए लेकर आई थी, जहाँ दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जिया बाजी के लिए गिफ्ट खरीदते हुए अपनी एक हाई स्कूल फ्रेंड से मिलती है, जो अपने दूसरे दोस्तों के साथ डिनर पे आई थी। तो वो लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो जिया बाजी को मैसेज कर देती है यहाँ आने के लिए। अब डिनर में जिया के फ्रेंड्स तो अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड्स की तारीफ कर रहे थे और पैसों का घमंड दिखा रहे थे। वो लोग बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं। लोग जिया से पूछ रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या करता है। अब जिया को तो बाजी के दूसरे काम के बारे में पता नहीं था, लेकिन तभी बाजी यहाँ पर आ जाता है, जो उन सबको अपना बिजनेस कार्ड दिखाकर चौंका देता है, क्योंकि वो उनके देश के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं उन सबका मेजर शेयर होल्डर है, यानी कि एक तरीके से वो उन कंपनीज का मालिक ही था। तो उन सबका फेस उतर जाता है और बाजी जिया को फुल स्वैग के साथ लेकर बाहर चला आता है, जहाँ बाजी उसे बहुत ही एक ब्यूटीफुल जगह पर ले जाता है, जिसे उसने डेकोरेट किया था। तो यहाँ जिया उसे अपना गिफ्ट देती है और दोनों ही क्रिसमस ईव काफी हैप्पीली एंजॉय करते हैं। तो दोनों घर लौट आते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताकर किस करने जा ही रहे थे। अभी बाजी को अचानक कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, इसलिए उन्हें काफी डिस्टर्ब हो रहा था। बाजी जिया को किस करने जा रहा था, तभी उसे कुछ सुनाई देता है। अचानक हमें एक अंधेरी सी जगह दिखाई जाती है, जहाँ किसी को चेन से बांध कर रखा गया था, जिससे बाजी परेशान हो जाता है। पर तभी यहाँ पर जिया के डैड मिस्टर
सॉन्ग आ जाते हैं जो काफी साल बाद साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो उन्हें देखकर जिया तो पहले बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, पर डैड के वापस आने पर वो बहुत खुश भी होती है। तो वो डैड को घर के अंदर ले आती है, जहाँ डैड बाजी, जियांग और आली को देखकर पूछते हैं कि इतने सारे लड़के यहाँ पर क्यों हैं। तो जिया बाजी को अपना बॉयफ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करती है और आली और जियांग को दोस्त। अब डैड तो बाजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर जब डैड को पता चलता है कि बाजी बहुत ही अमीर है, तब तो वो तुरंत उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और सबसे काफी फ्रेंडली भी हो जाते हैं। तो जिया उन्हें बात करने के लिए कहकर अंदर चली जाती है, पर वापस आने पर देखती कि वो सभी तो टल्ली हो गए थे, क्योंकि मिस्टर सॉन्ग ने सभी को ड्रिंक करा दिया था, सिर्फ बाजी को छोड़कर। तो वो दोनों मिलकर सबको सुलाने के लिए ले जाते हैं। थोड़ी देर पहले बाजी ने जो आवाज सुनी थी वो बाजी के ऑब्सेसिव साइड की थी, यानी कि जो एविल बाजी था। तो बाजी इंसेंस जलाकर खुद के ही मेमोरी में जाता है, जहाँ उसने अपने ऑब्सेसिव साइड को कैद कर रखा था, जिससे हम एविल बाजी बुलाएंगे। तो उसे देखकर एविल बाजी कहता है कि तुम शाजू को बुलाकर किसी और के प्यार में कैसे पड़ सकते हो। ये कहकर एविल बाजी अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, पर बाजी अपनी पावर से उसे कैद करके रखता है। अगले दिन बाजी को एक एविल स्पिरिट के बारे में पता चलता है, तो वो उसे मारने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ उसके साथ जिया और आली भी जाते हैं, पर बाजी उन्हें अंदर नहीं जाने देता और अकेले ही उस एविल स्पिरिट को मार देता है। इस दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी, काफी देर तक वो बाहर नहीं आता, इसलिए जिया उसे देखने के लिए अंदर चली आती है, जहाँ वो उसके हाथ के चोट में एक रुमाल बांध देती है। लेकिन तभी फिर से उसके सर में दर्द होने लगता है, क्योंकि एविल बाजी बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए बाजी घर आता है, इंसेंस जलाकर फिर से अपनी मेमोरी में आता है, जहाँ एविल बाजी ने अपने आप को चेन से छुड़ा लिया था और बाजी के आते ही वो उस पर हमला कर देता है। पर बाजी के पास ज्यादा पावर था, इसीलिए वो अपने एविल साइड को फिर से कैद कर लेता है। अब उसकी एविल साइड बार बार बाहर आने की कोशिश इसीलिए कर रही थी क्योंकि बाजी जिया के करीब आ रहा था। जिया बाजी के लिए खाना लेकर आती है, पर इंसेंस की वजह से वो बेहोश हो जाती है और बाजी के उस टाइम की मेमोरी में चली जाती है जब बाजी शाजू के साथ खाए में था। तो जिया को यहाँ से पता चल जाता है कि उसकी शक्ल शाजू से मिलती है, इसीलिए उसे लगने लगता है कि बाजी उसे सिर्फ इसीलिए लाइक करता है क्योंकि उसकी शक्ल शाजू से मिलती है। इसीलिए वो जियांग से शाजू के बारे में पूछने के लिए जाती है। तो जियांग उसे शाजू और बाजी के बारे में बता देता है, पर उसे ये भी समझाता है कि शाजू उसकी ऑब्सेशन बन गई थी, जिस वजह से वो एविल बन चुका था। पर ये सब जानने के बाद जिया तो बाजी से अपसेट हो जाती है। तो बाजी उसे मनाने के लिए एक सरप्राइज डेट पर ले जाता है, जहाँ बाजी उसे अपनी सच्ची वाली दिल की फीलिंग बताता है कि वो जिया से सच्चा प्यार करता है और शाजू बस उसका पास्ट थी, जिसमें जिया उसके पास्ट को भुलाकर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों अपनी डेट एंजॉय करते हैं। पर वो जितना ही जिया के करीब आ रहा था, उतना ही उसकी ऑब्सेसिव साइड बाहर आने की कोशिश कर रहा था। इवन बाजी को अपनी एविल साइड सामने दिखाई दे रही थी, इसीलिए बाजी जिया को घर छोड़ देता है और कुछ टाइम के लिए आली के साथ वो जिया का घर छोड़कर अपने होटल में वापस चला आता है, ताकि जिया के करीब होने की वजह से एविल बाजी उस पर हावी ना हो जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद भी बाजी बस जिया के बारे में सोच रहा था, इसीलिए एविल बाजी उसे बार बार वार्निंग दे रहा था। इसीलिए वो जिया से काफी दिन तक नहीं मिलता, जिससे एविल साइड बाहर नहीं आता। इसीलिए वो जिया को एक दिन मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ दोनों अम्यूजमेंट पार्क में एक अच्छा टाइम बिताते हैं। जिसके बाद वो लोग एक ब्रिज पर जाते हैं, जहाँ जिया उसे बता देती है कि वो उसके मेमोरी में गई थी, जहाँ उसे शाजू के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन तभी बाजी की ऑब्सेसिव साइड फिर से बाहर आने की कोशिश कर रही थी और बाजी के वो सामने दिखाई भी देने लगता है। इसीलिए बाजी जिया को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए कह देता है कि मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम शाजू की तरह दिखती हो। जिससे जिया बहुत हर्ट होती है, इसलिए उससे ब्रेकअप करके चली आती है। तो बाजी आली से कहकर अपना सारा सामान उसके घर से शिफ्ट करा लेता है। तो जिया बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी, जिससे जियांग समझ जाता है कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा, इसीलिए वो बाजी से बात करने आता है। तो बाजी उसे अपना कंडीशन बता देता है, जिसके साथ उसे अपनी पास्ट भी बताता है कि वो भी एक स्पिरिट हुआ करता था। तो शाजू ने उसे क्योर किया था, जिस दौरान दोनों को प्यार हुआ था। पर जितनी बार वो अपनी तलवार यूज करता था, उसकी एविल साइड बाहर आ जाती थी, क्योंकि उसकी तलवार उसी जेड से बनी थी। पर शाजू के मरने के बाद बाजी ने किसी तरह अपने एविल साइड को अपनी मेमोरी में ही कैद कर दिया। पर जिया के उसके लाइफ में आने के बाद वो अपने एविल साइड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके एविल साइड पर अभी भी शाजू का ही ऑब्सेशन है। इसीलिए बाजी जियांग की हेल्प मांगता है। इधर जिया को उसका एजेंट कॉल करता है और बताता है कि एक बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर उससे मिलना चाहते हैं। तो जिया उससे मिलने पहुंच जाती है, जिसका नाम था एलेक्स, जो जिया को अपनी अगली फिल्म में लीड रोल ऑफर करता है। वहीं इधर बाजी अपने एविल साइड को कंट्रोल करने के लिए फिर से अपने मेमोरी में जाता है, जहाँ एविल साइड फिर से उसके कैद से आजाद हो गया था। तो यहाँ उन दोनों की फिर से फाइट होती है, जहाँ बाजी अपनी पावर से एविल साइड को दोबारा कैद कर लेता है, क्योंकि वो अपने एविल साइड को मार नहीं सकता जब तक वो खुद ना जाना चाहे। इधर प्रोड्यूसर एलेक्स जिया से बात करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट बुलाते हैं, जहाँ वो तो जिया के कुछ ज्यादा ही टची हो रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर बाजी पहुंच जाता है और एलेक्स को पीटने लगता है। इसके बाद वो जिया का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जिया तो उस पर ही गुस्सा कर रही थी। पर तभी बाजी बेहोश हो जाता है। इससे हमें थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब बाजी अपने एविल साइड से लड़ रहा था, तब एविल बाजी ने अपने ऑब्सेसिव तलवार को बाजी के सीने में मार दिया था, जिस वजह से बाजी वहीं पर फंस कर रह जाता है और उसके बॉडी पर एविल बाजी कब्जा कर लेता है। इस बात से अनजान जिया बाजी को घर ले आती है, जहाँ जियांग से उसे पता
चलता है कि उसने तुम्हें अपने एविल साइड से बचाने के लिए तुमसे ब्रेकअप किया था, इसीलिए जिया उसे माफ कर देती है। इधर जियांग भी शाओशाओ को डेट कर रहा था क्योंकि वो भी शाओशाओ को लाइक करने लगा था। पर लिन को शांगवान के बारे में पता करते हुए पता चलता है कि शाओशाओ उसकी अडॉप्टेड बेटी है जिसे कोई दिल की बीमारी है और उसे ठीक करने के लिए शांगवान उसे एक खास मेडिसिन देता है। लिन को कुछ डाउट होता है, इसीलिए वो शाओशाओ से मिलकर उसका मेडिसिन चुपके से ले लेती है ताकि वो उस मेडिसिन के बारे में पता लगा सके। इधर एविल बाजी के पावर्स उसे अभी तक नहीं मिले थे, इसीलिए वो सबके साथ नॉर्मल रहने का एक्टिंग करने लगता है। जब तक उसे अपनी पावर्स नहीं मिल जाती तो वो ठीक होने के बाद जिया से मिलने जाता है, लेकिन जिया उसे झूठ मूठ का गुस्सा होने का नाटक करने लग जाती है और उससे बात नहीं कर रही होती है। तो आली उसे आइडिया देता है जिया के लिए एक लव लेटर लिखने का, शायद वो उसे पढ़कर खुश हो जाए। जो एविल बाजी करना तो नहीं चाहता था पर उसके बारे में किसी को पता ना चल जाए, इसीलिए वो सारी रात जाकर जिया के लिए एक लव लेटर लिखता है, जिसे पढ़ के जिया तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो बाजी को माफ कर देती है। वो दोनों फिर से डेट पर जाते हैं, जहाँ इस बार वो उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है, जहाँ वो दोनों बहुत सारे राइड्स एंजॉय करते हैं। और जिया के साथ एविल साइड को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक टाइम पर तो उसे जिया को देखकर शाजू की ही याद आ गई थी, तब उसे किस करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। तो जिया उसे होटल रूम ले आती है, जहाँ वो जियांग को उसे चेक करने के लिए बुलाती है। जियांग उसे बताता है कि वो अभी कमजोर है, इसीलिए अभी उसे रेस्ट करना चाहिए। तो जिया उसकी केयर करने लग जाती है और वहीं उस पर सर रख कर सो जाती है। एविल साइड को जब होश आता है तो वो जिया को ही देखते रह जाता है। तभी जिया भी जग जाती है और उसे सॉरी कहती है उसके ऊपर सोने के लिए, पर बाजी उसे अभी यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो उसका बिहेवियर जिया को थोड़ा अलग लगता है। अगली सुबह एविल बाजी फिर से जिया को ढूंढने के लिए उसके घर आता है, जहाँ वो जिया को एलेक्स की कार में जाते हुए देखता है, इसीलिए वो उसे फॉलो करता है। तो एलेक्स जिया को लेकर एक बार में आता है, जहाँ वो फिर से जिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था, पर बाजी पहुंचकर फिर से उसे मारने लग जाता है। तो जिया अगेन उस पर गुस्सा करती है, जिससे बाजी को भी गुस्सा आता है, जिससे उनकी बहस हो जाती है। पर उसकी आंखें देखकर जिया पहचान जाती है कि ये एविल बाजी है। तो एविल बाजी उसे बेहोश कर देता है। फिर वो जिया को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर जियांग और आली भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि आली ने बाजी को जाते हुए देख लिया था। अब क्योंकि एविल बाजी पावरलेस था, इसीलिए जियांग उसे कैद कर लेता है और होटल रूम में उससे पूछताछ करने लगते हैं कि उसने बाजी के साथ क्या किया और वो अभी कहाँ पर है। तो एविल बाजी कहता है कि मैंने उसे मार दिया, जिसमें जिया बहुत ही ज्यादा सैड होकर रोने लग जाती है। सभी लोग बहुत सैड होते हैं। तो यहाँ पर जियांग बताता है कि मुझे बाजी ने कहा था कि अगर मैं वापस नहीं आया तो मेरे एविल साइड को मार देना। ये कहकर वो एविल बाजी को मारने जाता है, पर जिया उसे रोक लेती है और उससे एविल बाजी से कुछ टाइम के लिए बात करने का टाइम मांगती है। तो वो सभी जिया को यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं, जहाँ जिया एविल साइड से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और बाजी के बारे में पूछती है। जिया को इतना ज्यादा इमोशनल देखकर एविल साइड भी उसके लिए बुरा फील करता है, इसीलिए वो इंसेंस जलाकर जिया को अपनी मेमोरी में ले जाता है, जहाँ जिया देखती है कि बाजी के सीने में एविल साइड की तलवार घुसी हुई थी, इसीलिए बाजी भी अब पावरलेस हो चुका था और अपने सेंस में नहीं आता। तो एविल साइड जिया को बाहर ले आता है, जहाँ जिया के रिक्वेस्ट करने पर एविल साइड उसे 7 दिन का टाइम देता है। अगर उसने बाजी के सीने से वो तलवार निकाल लिया तो एविल साइड उसे आजाद कर देगा। इसीलिए जिया बार बार उसके मेमोरी में जाकर तलवार निकालने की कोशिश करती है, मगर वो ये नहीं कर पाती। इधर लिन जो शांगवान के बारे में ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसे शाओशाओ के मेडिसिन से पता चल जाता है कि शांगवान शाओशाओ को बस उसके हार्ट के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि उसका हार्ट शांगवान से मैच करता था और वो मेडिसिन खिलाकर उसके हार्ट को बड़ा कर रहा था, क्योंकि शांगवान कोई आम इंसान नहीं है। तो लिन इन सब के बारे में जियांग को बताती है, पर इससे पहले जियांग कुछ करता एलेक्स जिया को किडनैप कर लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि एलेक्स तो शांगवान के लिए काम करता है। इधर एविल साइड की पावर्स धीरे धीरे वापस आ रही थी, जिससे वो अपने आप को छुड़ा लेता है, बाहर आने लगता है और बाहर उसे शांगवान मिलता है, जिसे देखकर एविल साइड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा राज खुलता है। शांगवान एक हेवनली सोल्जर है और वही शाजू और बेची को मारने के पीछे पड़ा था, क्योंकि उसे शाजू के पास से पीच ब्लॉसम चाहिए था, जो उसने शांगवान को देने से मना कर दिया था, इसलिए वो उसे मारकर पीच ब्लॉसम हासिल करना चाहता था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, एविल साइड उसे गुस्से में मारने जाता है, पर तभी शांगवान उसे जिया का वीडियो दिखाता है, जिसे उसने कैद कर रखा था, इसीलिए एविल साइड रुक जाता है। तो शांगवान उसे जिया के बदले पीच ब्लॉसम लाने के लिए कहता है और उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए कहता है, क्योंकि कोई आम डॉक्टर वो नहीं कर सकता। तो शांगवान उसे सोचने के लिए 1 दिन का टाइम देता है। एविल साइड वापस आता है होटल में सबसे बात करने, जहाँ वो लोग जिया और शाशा को बचाने के साथ साथ शांगवान को पकड़ने का भी प्लान करते हैं, जिसमें एविल साइड भी उनकी हेल्प करेगा कहता है, क्योंकि वो शाजू से किए हुए प्रॉमिस को निभाना चाहता था पीच ब्लॉसम को प्रोटेक्ट करने का। इसीलिए वो शांगवान से जाकर कहता है कि वो एक आम इंसान के हार्ट से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए वो पीच ब्लॉसम से उसके लिए एक इमॉर्टल हार्ट बना देगा। इसके लिए शांगवान मान जाता है। तो एविल साइड पीच ब्लॉसम से शांगवान में इमॉर्टल हार्ट प्लांट कर देता है। वहीं से भी जियांग, आली ये सब मिलकर जिया और शाशा को छुड़ा लेते हैं, पर इधर शांगवान अपनी आर्मी से बाजी पर अटैक करा देता है, जहाँ एविल साइड अकेले सबका मुकाबला करता है, लेकिन एलेक्स पीछे से उस पर हमला करने जाता है। तो उसे बचाने के लिए जिया उसके सामने आ जाती है, जिससे जिया को चाकू लग जाती है। तो एविल साइड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स को एक झटके में दूर फेंक देता है, पर जिया के लिए एविल साइड को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो अपनी मेमोरी में जाकर बाजी को आजाद कर देता है और उसे कहता है कि मैं तो शाजू को बचा नहीं पाया, पर तुम जाकर जिया को बचा लो। तो बाजी अपने बॉडी में वापस आ जाता है और जिया को अपना ब्रेसलेट पहना देता है, जिससे वो तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, पर बाजी खुद बेहोश हो जाता है। तो जियांग उन दोनों को घर ले आता है, जहाँ पीच ब्लॉसम बहुत ही बड़े पेड़ में बदल जाता है, इसमें से 2 रोशनी निकलकर बाजी और जिया के अंदर जाती है, जिससे दोनों हील हो जाते हैं। पर पीच ब्लॉसम बाजी को अपने मेमोरी में ले जाता है, जहाँ
एविल साइड अपना ऑब्सेशन छोड़ देता है, जिससे वो बाजी में से गायब हो जाता है और बाजी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। वहीं पीच ब्लॉसम जिया को एक ड्रीम दिखाता है, जिसमें उसे अपने सामने शाजू दिखाई देती है, जो जिया से सही टाइम आने पर हेवन का एक काम करने के लिए कहती है। तो वो क्या काम था और जिया को वो काम क्यों करना होगा, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो कुछ ही टाइम में दोनों ठीक हो जाते हैं। तो होश में आने के बाद बाजी उन सबको बताता है कि एविल साइड ने शांगवान के लिए ऐसा दिल बनाया था जिससे वो कुछ ही घंटों में मर जाएगा। तो इसके बाद हमें शांगवान को दिखाया जाता है, जिससे धीरे धीरे हार्ट में पेन होने लग गया था। पर पीच ब्लॉसम के पावर से जागने के बाद बाजी जितना जिया से प्यार करेगा उतना ही वो मौत के करीब जाता रहेगा, जिस बारे में वो जियांग और आली को बता देता है। पर वो जिया को इस बारे में कुछ नहीं बताता कि वो अपना आखिरी टाइम जिया के साथ ही रहना चाहता था। इसीलिए वो जिया के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर जाता है, जहाँ दोनों बहुत ही खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते हैं। पर अचानक बाजी बेहोश हो जाता है, तो जिया उसे जल्दी से घर वापस ले आती है। तो जियांग उसे सच बता देता है, जो सुन जिया तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और जियांग से बाजी को किसी तरह से ठीक करने के लिए कहती है। तो जियांग एक सोल्यूशन बताता है कि बाजी की मेमोरी से तुम्हारी सारी यादें मिटानी होगी, बस इसी से वो जिंदा रह सकता है। बाजी को बचाने के लिए जिया इसके लिए मान जाती है। तो दोनों इंसेंस से बाजी की मेमोरी में जाते हैं और जिया की सारी यादें मिटा देते हैं, जिससे जिया सैड होकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने आप को दूसरे काम में बिजी कर लेती है कि उसे बाजी की याद ना आए। इधर बाजी को भी कुछ दिनों में होश आ जाता है, पर वो जिया के बारे में कम्प्लीटली भूल चुका था। इधर जियांग और शाओ शाओ साथ में रहने लग गए थे, पर उन्हें जिया की फिक्र होती है, इसीलिए वो लोग जिया से बात करने जाते हैं, जहाँ वो लोग जिया को चीयर अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इधर शांगवान का एक साथी उसके दिल को एक दूसरे आदमी के दिल से बदल देता है, जिससे शांगवान कुछ दिन जिंदा रह सकता था। इसीलिए वो बाजी से बदला लेने के लिए बाजी को अपने एविल फोर्सेस की मदद से किडनैप कर लेता है। फिर जिया को कॉल करके उसके जान के बदले पीच ब्लॉसम का सीड लाने के लिए कहता है। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो बाहर आकर पीच ब्लॉसम के पेड़ को टच करती है। उसके पावर से पीच ब्लॉसम में से एक सीड निकल आता है, जिसे लेकर वो बाजी को छुड़ाने के लिए जा रही थी। पर तभी उसे उसके डैड रोक लेते हैं और उसके हाथ से सीड वापस लेते हैं, जहाँ वो जिया को सबसे बड़ी सच्चाई बताता है कि मिस्टर सॉन्ग थे हेवनली सोल्जर्स के लीडर, जिनके पास 2 पीच ब्लॉसम के सीड थे, जिसमें पेंगलाई की सारी पावर्स थी। तो उन्होंने एक सीड अपनी बेटी शाजू को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया था, क्योंकि वो सबसे स्पेशल हेवनली सोल्जर थी जो पीच ब्लॉसम की पावर से एविल स्पिरिट को ठीक कर सकती थी। मगर जब मिस्टर सॉन्ग को पता चला कि शाजू एक एविल स्पिरिट के प्यार में है, तब उन्होंने जनरल शांगवांग को सिर्फ उन पर नजर रखने के लिए कहा था। पर शांगवान तो पीच ब्लॉसम को हासिल करके पेंगलाई की पावर से राज करना चाहता था, इसीलिए उसने पीच ब्लॉसम के लिए शाजू को मारा था। पर मिस्टर सॉन्ग को जब शाजू की मौत के बारे में पता चला, तो वो पूरी तरह से टूट गए थे। इसीलिए उन्होंने अपने पास मौजूद पीच ब्लॉसम से शाजू को जिया के रूप में जिंदा किया, यानी कि जिया खुद पीच ब्लॉसम से बनी है। पर ये सब सुनने के बाद भी जिया सीड लेकर शांगवान के पास पहुंच जाती है। पर बाजी को जैसे ही पता चलता है कि जिया शांगवान को पीच ब्लॉसम का सीड देने जा रही है, तो वो जिया से पीच ब्लॉसम का सीड लेकर खा लेता है, जिससे उसकी सारी मेमोरीज आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसलिए वो अकेले ही सबकी धुलाई कर देता है। तो जिया उसे देखकर बहुत खुश होती है, तो बाजी उसे किस कर लेता है। इसके बाद वो शांगवान को मारने जा ही रहा था, पर तभी उसे अचानक बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो शांगवान उस पर अटैक करके उसे और कमजोर कर देता है और उसके अंदर से पीच ब्लॉसम निकाल लेता है और बताता है कि पीच ब्लॉसम के पावर को सिर्फ हमारे प्लैनेट के लोग ही एब्जॉर्व कर सकते हैं। ये कहकर वो पीच ब्लॉसम के पावर को एब्जॉर्व करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो वो बाजी और जिया को मारने जा ही रहा था, तभी मिस्टर सॉन्ग पहुंच जाते हैं उसे लड़ने के लिए, पर शांगवान उन्हें भी पछाड़ देता है। तो शांगवान उन दोनों को मारने जा ही रहा था, तभी जिया के अंदर की पीच ब्लॉसम का पावर जग जाता है, जिससे वो शांगवान को मार देती है और उससे दूसरा सीड वापस ले लेती है। पर तभी जिया को हेवन का ऑर्डर आता है कि उसे जिंदा बचे सारे हेवनली सोल्जर्स को अपने प्लेनेट वापस लेकर आना है, क्योंकि अब वो थी हेवनली सोल्जर्स की लीडर। पीच ब्लॉसम की वजह से बाजी ठीक हो गया था, पर जिया को वापस लौटना होगा, ये जानकर वो काफी ज्यादा सैड होता है। आखिरकार दोनों अपने अपने किस्मत को मान ही लेते हैं और जितने दिन भी वो लोग यहाँ पर रहेंगे, साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। इधर जियांग तो शाओ पे अपना दिल हार बैठा था, इसीलिए वो अपना ब्रेसलेट निकाल देता है और एक नॉर्मल इंसान बनकर शाओ के साथ रहने लगता है। जिया भी ऐसा ही करना चाहती थी, पर वो इस बार दूसरे हेवनली सोल्जर्स के बारे में सोचती है जो अपने घर लौटने के लिए तरस रहे थे और सिर्फ जिया ही उन्हें अपने घर पहुंचा सकती थी। तो आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। जिया अपने सारे हेवनली सोल्जर्स के साथ पेंगलाई वापस जाने के लिए निकल रही थी, तो वो सबको अपना ख्याल रखने के लिए कहती है। जाने से पहले वो बाजी को लास्ट हग करती है, अपने सारे साथियों को लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बाजी ने अपना सब कुछ अली के नाम पर कर दिया था और वो जिया के घर में रह रहा था। जिया के वापस आने के इंतजार में सारे दोस्त खाना खाने के लिए मिलते हैं, जहाँ बाजी उनके सामने खुश होने का प्रिटेंड करता है, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा सैड होता है। वो हर दिन उस पहाड़ी पर जाया करता था जहाँ से जिया अपने प्लेनेट गई थी। इस तरह आज भी वो जाता है, जिया को याद करता है, कुछ टाइम बाद घर वापस चला आता है, जहाँ वो सोफे पर सो गया था। उठने पर देखता है कि उसे किसी ने ब्लैंकेट उड़ा दिया था, जिसे देख वो भागकर बाहर आता है। तभी पीच ब्लॉसम के पेड़ पर एक फूल खिलाता है, जो देख बाजी पीछे मुड़ता है तो उसके सामने जिया थी। इसने अपना हेवनली सोल्जर का लीडरशिप अपने पापा को सौंपकर अपने प्यार बाजी के लिए वापस आ गई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल खुश होते हैं एंड फाइनली उनके किस के साथ इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग होता है। तो ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू और इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।